90% प्लस आज सोशल मीडिया की चपेट में है, सोशल मीडिया की गिरफ्त में, या हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने उनको शिकंजे में ले लिया है। तो आपको क्या लगता है कि आप एक टीचर हैं, इसलिए हम आपके सामने ये क्रिटिकल सवाल रख रहे हैं। आप एसएससी की तैयारी करवाते हैं, रेलवे बैंकिंग का आपका स्पेशलाइजेशन है जी। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया जैसे हमारी मौजूदा जो युवा पीढ़ी है, जो जीवन में कुछ बुलंदी हासिल करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, सोशल मीडिया ने उनके सपनों को कुचल दिया है? सोशल मीडिया किसी भी तरीके से अपन उसको ये नहीं कह सकते कि वो गलत है या सही है, जब तक हम ये नहीं देख लेते हैं कि उसका यूज किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, और वो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई और चीज हो, जब तक आप चीजों को रेगुलेट नहीं करोगे, और इसमें बच्चों से ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर आती है। ठीक है, अब बच्चे के पास में अपन ये नहीं कह सकते कि मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कितनी देर के लिए होना चाहिए और कब से कब तक होना चाहिए, और कम से कम मैं ये मानता हूं कि जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है तब तक उसका जो मोबाइल वॉच टाइम है उसका मैक्सिमम पार्ट किस में जा रहा है ये कम से कम पेरेंट्स को पता होना चाहिए। आजकल प्राइवेसी के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है ना, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उसका बच्चे का जो टाइम जा रहा है वो क्या देख रहा है, कितने ओटीटी चैनल्स हैं। अपन सोशल मीडिया से बार बार उन चीज़ों को जोड़ते हैं। सोशल मीडिया में अपना फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, इसी को मानते हैं अपन। लेकिन इससे खतरनाक चीज़ है जो आज के टाइम में वेब सीरीज वगैरह आ रही है, उसको अपन सोशल मीडिया में नहीं मानते, क्योंकि उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, बच्चे के पास में अपने तरफ से करने। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि अपन उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चे की सोच कैसी हो गई। जैन जी को 1 घंटे तक एक जगह बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड है वो। पूरे दिन उसके पास में गैजेट्स हैं, फोन है, लैपटॉप है, ठीक है, बहुत सारे इतने उसके पास में चैनल्स है, इतना सारा उसके पास में है एक्सप्लोर करने के लिए कि वो कंसंट्रेट नहीं है, फोकस नहीं है। उस जैन जी को ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसके पास में जोश है, एबिलिटी है, पोटेंशियल है, कर सब कुछ सकता है। रामायण काल का दौर हो या महाभारत काल का दौर हो या हम मौजूदा दौर की बात करें, गुरुओं का सम्मान सभी दौर में रहा है, गुरुओं का महत्व सभी दौर में रहा है। बेशक आज भारत देश में शिक्षा व्यवस्था पर अनेक सवाल उठ रहे हैं, लेकिन गुरुओं का कद आज भी कायम है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जयपुर के जाने माने गुरु गणेश चौधरी साहब से। जहां तक सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, डेफिनेटली सरकार की जिम्मेदारी है कि सही तरीके से एग्जाम्स करवाएं, कोई पेपर लीक नहीं हो, और जो सबसे योग्य स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से पैसे देके या किसी भी तरीके से धोखाधड़ी से, जो कल को आगे चल के उस सिस्टम जिसमें वो जा रहा है उसी सिस्टम को बर्बाद करेगा। ठीक है, यहाँ पर केवल एक योग्य आदमी की नौकरी नहीं लगना और अयोग्य की नौकरी लगने तक का मामला नहीं होता है। अगर एक गलत आदमी सिस्टम में घुस जाता है जो उस सिस्टम को डिजर्व नहीं कर रहा था, तो उस सिस्टम को भी बर्बाद करता है। ठीक, और जो उसके लिए योग्य था, उसके परिवार ने इतनी मेहनत करी, उस बच्चे ने खुद ने मेहनत करी, और कल उसके साथ में अगर वो चीजें उसको नहीं मिलती तो ये बहुत बड़ा अन्याय होता है। ठीक, अब ये सरकार की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट करवाए। ठीक है, और उसकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले और इस चीज को एक्सेप्ट करे, डिनाई नहीं किया जा सकता। इस मामले में मैं एक सरकार से नहीं, सारे सरकारों से मेरी इस मामले में शिकायत है। कोई भी सरकार, उस सरकार में जो भी मामले हुए हैं उनमें एक प्रेशर के बाद में, एक लेवल के बाद में बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो, लेकिन शुरू में कोई सरकार एक्सेप्ट नहीं करती है, मनाही करती है। और हो या हम मौजूदा दौर की बात करें, गुरुओं का सम्मान सभी दौर में रहा है, गुरुओं का महत्व सभी दौर में रहा है। बेशक आज भारत देश में शिक्षा व्यवस्था पर अनेक सवाल उठ रहे हैं, लेकिन गुरुओं का कद आज भी कायम है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जयपुर के जाने माने गुरु गणेश चौधरी साहब से। गणेश चौधरी साहब गणेश क्लासेस के फाउंडर हैं, जयपुर में एक जाना पहचाना नाम है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर।
सर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएं। सर टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में तो मैं क्या बताऊं, जब कॉलेज टाइम में थे हम, और जब बीएससी में एडमिशन लिया था, उस टाइम से एज ए शौक या टीचिंग तो शुरू हो गई थी। लेकिन अगर मैं इसको प्रोफेशनल मानूं, तो जब हम पहले बीएससी कंप्लीट हुआ, एमएससी कंप्लीट हुआ, और जब हम लॉ कर रहे थे, उस टाइम हमने सीकर से शुरुआत कर दी थी कोचिंग के लिए। फिर सीकर में कोचिंग किया, फिर सीकर में किसी कारणों से नहीं चल पाया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उन चीज़ों को अपन उस हिसाब से नहीं रख पाते हैं जिस हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद में वहाँ सीकर से दौसा, दौसा से गंगापुर सिटी, उसके बाद में जयपुर आए, जयपुर में जगतपुरा, उसके बाद में टोंक फाटक, फिर महेश नगर, और फिर महेश नगर के बाद में मेन जो अपन मानते हैं कोचिंग हब है गोपालपुरा, उसके ऊपर। आप ये मान लीजिए कि अगर मैं चौधरी क्लासेज के हिसाब से बात करूँ, तो 8 मार्च 2011 से लेके आज तक हम एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, दिल्ली पुलिस में, सीडीएस में, स्पेशली इन एग्जाम्स में, ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं। इसके अलावा जो स्टेट एग्जाम्स हैं, उनमें हम बहुत अच्छे तैयारी करवाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हुए हैं। 2019 तक हम केवल मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, और बाकी टीचर्स के साथ में एक एसोसिएशन के रूप में था। जैसे मेरी मैथमेटिक्स की क्लास होती थी, बाकी टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और सबका अपना अपना था, और वो जो एक कॉमन जगह है उसको हम शेयर कर लेते थे। कोविड के बाद में हमने इसको पूरी तरीके से वेल एस्टेब्लिश किया था, और अब कंप्लीट तैयारी के लिए हम एडमिशन्स लेते हैं। और अभी पिछले साल भर से तो हमने इसमें काफ़ी एकदम पूरा का पूरा सिस्टम ही नया कर दिया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अपने राजस्थान में, जयपुर में, एसएससी के मामले में, रेलवे के मामले में, बैंक, दिल्ली पुलिस, इस मामले में डिफेंस में मैं मान सकता हूँ एनडीए सीडीएस में होता होगा, लेकिन एसएससी, बैंक, रेलवे और दिल्ली पुलिस में कोई इंस्टीट्यूट इस हिसाब से नहीं कर रहा है जिस हिसाब से हम कर रहे हैं। एक तो हमारा डे बोर्डिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम है, और दूसरा हमारा जो गुरुकुल सिस्टम है वो अपने राजस्थान और जयपुर में, बाकी हमारे अलावा अभी तक तो कोई रन नहीं कर रहा है। ये एक छोटी सी कहानी थी, फिर कभी डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। सर मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी खासियत है या आपको क्या महारत हासिल है जो आपको दूसरे इंस्टीट्यूशन से अलग करती है? सर मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, और वो होता है प्रोडक्टिविटी। एक स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी आप कितनी मैक्सिमम उससे काम करवा सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट मेरे पास में आके 1 घंटे के लिए 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ के वो उसके बाद में अगले 21-22 घंटे वो अपनी तरफ से फ्री है पूरी तरीके से, तो जहाँ तक मुझे लगता है, अब होता होगा कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, मैं उससे इस मामले में कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है इंडिविजुअली, मुझे ये लगता है कि आज का जो बच्चा है ना, वो इस तरीके से, जिसको अपन जेनजी बोलते हैं, वो इस प्रकार से है कि अगर आप उसके भरोसे छोड़ दोगे कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। और अगर आपने उसका हाथ पकड़ के अपने साथ में बिठा के उससे कुछ भी करवा लिया, तो वो सब कुछ कर सकता है, इतना पोटेंशियल उसके अंदर है। तो हमारा सिस्टम ये है कि एक बच्चे से उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी पूरे दिन में अपन ले सकते हैं। 24 घंटे उसके पास में होते हैं, 8 घंटे अपन सोने के निकाल देते हैं, 2 घंटे नहाने धोने के, बाकी चीज़ों के, 2 घंटे खाने पीने के, 8, 2, 10 और 2, 12। बाकी जो 12 घंटे बच गए हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करा जा सकता है उससे? उसमें उसकी टीचिंग, उसकी प्रैक्टिस, उसका टोटल वैल्यूएशन, उसके कितने डाउट्स आते हैं, क्या वो अधिकतम कर सकता है, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर अपने को मैक्सिमम रिजल्ट्स निकालने हैं, तो हमें उन लोगों के साथ में मैक्सिमम टाइम तक उनको एंगेज रखना पड़ेगा। सर अभी आपने जैन जी की बात की जी, जो हमारे मौजूदा समय काल में ये जो वर्ड्स है जैन जी, इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? सर जैन जी मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँगा कि इसमें जोश है, लेकिन इसको डायरेक्शन नहीं है। अब जैन जी का ऐसा सिस्टम है, अगर वो आपके साथ में 1 घंटे बैठेंगे तो आप उनको अपने हिसाब से कन्विंस कर लोगे, अगर वो मेरे साथ में 1 घंटे बैठे तो मैं मेरे हिसाब से कन्विंस कर लूँगा। और जैन जी की जहाँ तक मुझे लगता है सबसे बड़ी आज के टाइम में जो कमी है, वो है डिस्ट्रैक्शन और लैक ऑफ कंसंट्रेशन।
वो कंसंट्रेट नहीं है। जैसे आप और हम जो बुक्स को टाइम दिया करते थे, लगातार 5-5, 7-7, 10-10 घंटे की हमारी जो सिटिंग होती थी, जैन जी के पास में वो नहीं है। जैन जी को 1 घंटे तक एक जगह बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड है वो। पूरे दिन उसके पास में गैजेट्स हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है, ठीक है? बहुत सारे इतने उसके पास में चैनल्स है, इतना सारा उसके पास में है एक्सप्लोर करने के लिए कि वो कंसंट्रेट नहीं है, फोकस्ड नहीं है। तो उस जैन जी को ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसके पास में जोश है, एबिलिटी है, पोटेंशियल है, कर सब कुछ। अभी आपने गैजेट्स की बात की सर, जी, मैं आपके इस सवाल को सोशल मीडिया से जोड़ता हूँ। जी, सर, हमारे देश का जो मौजूदा युवा है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जी, बिल्कुल। 90% प्लस आज सोशल मीडिया की चपेट में है, सोशल मीडिया की गिरफ्त में, या हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने उनको शिकंजे में ले लिया है। जी, तो आपको क्या, क्योंकि आप एक टीचर हैं इसलिए हम आपके सामने ये क्रिटिकल सवाल रख रहे हैं। आप एसएससी की तैयारी करवाते हैं, रेलवे बैंकिंग का आपका स्पेशलाइजेशन है। जी। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया जैसे हमारी मौजूदा जो युवा पीढ़ी है, जो जीवन में कुछ बुलंदी हासिल करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, सोशल मीडिया ने उनके सपनों को कुचल दिया है? सर मैं एक बात कहना चाहूँगा इसमें। जी, अपन सोशल मीडिया किसी भी तरीके से अपन उसको ये नहीं कह सकते कि वो गलत है या सही है, जब तक हम ये नहीं देख लेते हैं कि उसका यूज किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है? और वो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई और चीज हो, जब तक आप चीजों को रेगुलेट नहीं करोगे ना, और इसमें बच्चों से ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर आती जी, है, ठीक है? अब बच्चे के पास में अपन ये नहीं कह सकते कि मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कितनी देर के लिए होना चाहिए और कब से कब तक होना चाहिए। और कम से कम मैं ये मानता हूँ कि जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है, तब तक उसका जो मोबाइल वॉच टाइम है, उसका मैक्सिमम पार्ट किस में जा रहा है, ये कम से कम पेरेंट्स को पता होना चाहिए। आजकल प्राइवेसी के नाम पर जो जो कुछ भी हो रहा है ना, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उसका बच्चे का जो टाइम जा रहा है वो क्या देख रहा है, कितने ओटीटी चैनल्स हैं। अपन सोशल मीडिया से बार बार उन चीज़ों को जोड़ दें। सोशल मीडिया में अपना फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, इसी को मानते हैं अपन। लेकिन इससे खतरनाक चीज़ है जो आज के टाइम में वेब सीरीज वगैरह आ रही हैं, उसको अपन सोशल मीडिया में नहीं मानते, क्योंकि उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, बच्चे के पास में अपने तरफ से करने। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि अपन उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चे की सोच कैसी हो गई है। जी, क्योंकि आजकल बच्चे बोलते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है उनसे भी पता चलता है, ठीक है? अबे अबे करके बोलते हैं एक दूसरे को। अपन ये मान सकते हैं ये अपनी सोसाइटी की लैंग्वेज तो नहीं है। बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, वहीं से सीख रहे हैं। जी, अब वहाँ से जो बच्चा पूरे दिन अपने हाथ में मोबाइल रख रहा है, पूरी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। सोशल मीडिया पे जो कुछ भी आ रहा है, और ख़ास तौर से जिस कंटेंट को प्रोफेशनल्स बना रहे हैं, वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी को तो जानते हैं ना, बिल्कुल। कि बच्चा जब 12th पास करता है, 17-18 साल उसकी उम्र है, तो उसके मन में किस तरह की चीज़ें आती होंगी, कौन सी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती होंगी, तो वही कंटेंट है वो सोशल मीडिया पर स्प्रेड किया जाता है, तो बच्चा डेफिनेटली उनके प्रति अट्रैक्ट होगा। जी। सर, आपने अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी है। हमारे देश में, जैसे कि हमने अभी शुरुआत में कहा, कि जो गुरुओं का जो रोल है, जो भूमिका है, चाहे वो देश के डेवलपमेंट के लिए हो, समाज के उत्थान के लिए हो, या युवाओं को दिशा देने के लिए हो, हमेशा से राम जी के ज़माने में भी गुरुओं का महत्व था, दुनिया जानती है। राम महाभारत काल में भी था, मौजूदा समय भी है। लेकिन सर, मौजूदा समय में जो युवा हैं, क्योंकि आप एक टीचर हैं, जाना-पहचाना नाम है, कई हज़ारों स्टूडेंट्स हैं आपके, कि जब जो स्टूडेंट्स हैं खासकर, जब वो भटकने लगते हैं, तो जो गुरु हैं, क्योंकि आप एक गुरु हैं इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं, जी, आपका जवाब काफ़ी लोगों के लिए एक मैसेज होगा। जी। एक गुरु की कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब वो देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ्स एक नेगेटिव वे पर जाने लगे हैं, तो गुरु को क्या प्रयास करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए कि वो युवाओं को, अपने स्टूडेंट्स को एक सही दिशा प्रदान करें? सर इसमें मैं सोसाइटी को और जो फैमिली है ना उसको साथ लेके चलूँ। हाँ, अकेले गुरु कभी भी उस तरीके से नहीं कर पाएँगे जब तक उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा। आप अपन पुराने जैसे महाभारत, रामायण के ज़माने में नहीं जाते हैं। जी, हम आपके और मेरे स्कूल टाइम में एक बार जाते हैं, जी, क्योंकि उस टाइम को हमने भी नेचुरली नहीं देखा है, किताबों में पढ़ा है, ठीक है? तो हम उन चीज़ों को उतना, लेकिन आप और हमारे टाइम में तो अपने स्कूल एजुकेशन में जो देखा है ना,
अपनी तरफ से कभी भी कोई मिस्टेक होती थी, गलती होती थी, अपने जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, वो हम पर किसी भी तरीके से कोई पनिशमेंट होता था, वो कई बार फिजिकल भी हो सकता था, कई बार हमें डांट भी देते थे। तो फैमिली की तरफ से टीचर्स को, गुरुओं को सपोर्ट होता था। आज के टाइम अगर अपन बच्चे को कुछ कह भी दे तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है, अब जहां पर कल को उस बच्चे के खिलाफ अपन कुछ भी कहें, उसको किसी भी तरीके से गाइड करें, थोड़ा भी सख्त अगर उसके साथ में, तो इस मामले में जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे की फैमिली होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जब तक कि गुरुओं के पास में बच्चा पहुंचता है ना, जैसे मैं हमारी बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हैं, तो हमारे पास में बच्चे 12th पास करके या कॉलेज ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे आते हैं। हमारे पास जब तक आता है, उसकी काफ़ी सारी हैबिट्स है वो डेवलप हो चुकी होती है। अब यहाँ अगर हम उसकी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, तो बच्चा रेसिस्ट करता है उस चीज़ को, प्रतिरोध करेगा उस चीज़ को। तो फिर हमारा भी एक इतना हो जाता है कि इस बच्चे को इस तरीके से तैयार करें कि ये पढ़ के एक बार अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंसी की तरफ चला जाए। ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं, मजबूरियां होती हैं। अगर अपन बच्चे को वहाँ सुधारने में लग गए ना, तो जिस उद्देश्य के लिए हमने उसका एडमिशन लिया, वो हमारे पास में आया है, उस उद्देश्य से दूर हो जाएगी। अब अगर अपन एक सोचे कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट कैसे हो, किस तरीके से हो, तो वो फिर सर शुरू से उस बच्चे को लेना पड़ेगा। अब 17-18 साल या 20 साल में हमारा आपके पास में बच्चा आ रहा है, और आप अगर उसको अचानक सुधारने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है। बच्चा वहां पर आपका रेसिस्ट कर देगा, और इवन ये भी हो सकता है कि बच्चा ये बोल दे कि मुझे तो ये टीचर शूट नहीं कर रहा है, मुझे तो ये कोचिंग शूट नहीं कर रही है। तो वहाँ उसकी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेरेंट्स को लगता है कि, क्योंकि जैसे हमारे पास में बच्चे आते हैं, ठीक है, बच्चा अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ है, पेरेंट्स तो इतने मेच्योर होते हैं, उसके बावजूद भी ये बोला जाता है कि बच्चा सर 2 दिन 3 दिन डेमो लेके देखेगा, 2-3 दिन पढ़ के देखेगा। अब जहां बच्चा खुद, ठीक है, अपने गुरु का खुद सिलेक्शन कर रहा है, अब वहां गुरु के किस तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। यानी जब आप सिलेक्शन आप बच्चे के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो फिर सर गुरु अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। सर कैसे प्लान किया आपने गणेश क्लासेस? कैसे फर्स्ट टाइम आपके माइंड में ये आया कि आपको एक गणेश क्लासेस, चौधरी क्लासेस करके आपको शुरुआत करनी है, एक मुकाम हासिल करना है? क्या आपने अपने लिए लक्ष्य रखा? प्रोफेशनल इंटेंशन क्या था? प्लीज बताइए सर। अगर मैं शुरुआत से बात करूं, डिटेल में बताइए सर। डिटेल में बताऊं? हाँ। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे एक सीनियर भैया थे और उनके सिस्टर थे, तो वो हमारे लिए दीदी थे। तो वो नेट के लिए तैयारी करवाते थे संस्कृत से, और ये सिकर की बात है। तो वहाँ पर उनमें नेट के स्टूडेंट्स आते थे जो नेट की तैयारी करते थे। अब उसमें जो नेट में फर्स्ट पेपर होता है, उसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, और ये बाकी सब्जेक्ट होते हैं, जनरल पेपर होता है। तो वो संस्कृत तो बहुत अच्छा पढ़ा देते थे, लेकिन फर्स्ट पेपर की तैयारी कराने के लिए उनके पास में जीके के तो टीचर थे, लेकिन उनके पास में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टीचर नहीं थे। अब मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट था, तो हमारे लिए बहुत आसान था। तो जब हम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थे, उस टाइम हम जो स्टूडेंट्स एमए कर चुके थे, उनको हम पढ़ा रहे थे। और उनको मैथमेटिक्स में क्या होता था, जो कुछ उनका कंटेंट था उसको पहले दिन देख लेते थे, दूसरे दिन क्लास में जाके उनको पढ़ा देते थे। तो शुरू में तो इस तरीके से उनकी हेल्प करने के हिसाब से शुरू किया। और जब हमें ये लगा कि जो हमसे 5 साल 7 साल 10 साल बड़े हैं, उनको हम टीच कर रहे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है सर। जब आप अपने से बड़े को टीच करने लगते हैं और वो फिर आपको उस तरीके से फॉलो करता है, तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर धीरे धीरे अपने खुद के हिसाब से सेल्फ पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे कोचिंग के रूप में उस चीज़ को डेवलप किया। फिर और जो बड़ी कोचिंग थी उस टाइम, उनमें एज ए टीचर, एज ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन के हिसाब से उस तरीके से शुरू किया। क्योंकि हर आदमी का एक हमेशा से एक कुछ चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं। जैसे बच्चों को अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट अट्रैक्ट करती है, तो हमें उस टाइम जैसे पढ़ाते थे, तो उस टाइम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट थे कोचिंग फील्ड में, जैसे बंसल क्लासेज है, एलन है, उस टाइम रेजोनेंस था, कैरियर पॉइंट था। तो ये जिस हिसाब से इनके रिजल्ट्स आते थे, न्यूज़पेपर में इनके सिलेक्शंस देखते थे, तो बड़े एजुकेशन ग्रुप थे, वो हमेशा से अट्रैक्ट करते थे। तो इसलिए हमारा भी हुआ कि, क्योंकि फिर एक खुद में कॉन्फिडेंस भी आता है, ये पता चलता है कि हमारा जो कन्विंसिंग या जो वे ऑफ मेक समथिंग अंडरस्टूड, वो कितना अच्छा है, और उससे वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और फिर पढ़ाते पढ़ाते उन चीज़ों में अच्छा लगता गया, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता गया, एप्रिसिएशन मिलता गया, रिजल्ट्स मिलते गए, सिलेक्शंस मिलते गए, तो फिर आगे बढ़ते गए।
सर आपके चौधरी क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं क्या जयपुर के लोकल स्टूडेंट्स ही हैं या राजस्थान से या अदर स्टेट से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके चौधरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं? सर लोकल स्टूडेंट्स में देखो सर, हमारे दो तरह के सिस्टम होते हैं इसमें। एक तो होता है डे बोर्डिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम, और एक होता है कंप्लीट गुरुकुल सिस्टम। तो जयपुर के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं जिनका खुद का यहाँ रेजिडेंस है, या उनके पेरेंट्स यहीं रहते हैं, या उनकी खुद की जो रहने की व्यवस्था वो खुद के हिसाब से है, उनके लिए तो कंप्लीट डे बोर्डिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें बच्चा हमारे पास में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारे पास में रहता है। 6 घंटे तो उसकी क्लास होती है, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, और अगले 6 घंटे फिर हम उसको प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं। जो कुछ सुबह पढ़ा हुआ है उसको पूरा उसी दिन वही तैयार करना है, उसको पूरा का पूरा उसमें से जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने हैं। हमारी तरफ से जो सुबह की क्लास में पढ़ा के जो टास्क दिया जाता है वो उसको कंप्लीट करना होता है, और डेली शाम को टेस्ट दिया जाता है, वो उसको देना होता है। अब उसको कितना पढ़ा हुआ याद हुआ, कितना याद नहीं हुआ, वो टेस्ट से पता चलेगा। टेस्ट में जो उसने गलतियां करी हैं उनके सारों को वो डिस्कशन होता है। टेस्ट के बाद में आपस में भी एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जो मेंटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो भी उसको डाउट क्लियरिंग में रहते हैं। फिर भी मान लो किसी के फिर भी डाउट रह गया, तो अगले दिन जो 6 घंटे सुबह क्लास होगी उसमें अपने जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनसे भी वो डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है, जैसे एक नॉर्मल सिस्टम चलता है फाउंडेशन बेस्ड का सिस्टम, जिसमें से 3 से 4 घंटे क्लास होती है। अब 3 से 4 घंटे की क्लास में बच्चा कभी भी उस चीज़ों को उतना डेप्थ में नहीं पूछ सकता, न टीचर्स के पास में टाइम होता है। पहली क्लास लेके टीचर निकल गए, उसके बाद में 3 क्लास बाद में बच्चा फ्री हो रहा है। अब वो उस टीचर को कहाँ ढूंढता हुआ फिरेगा? अपने पास में बच्चा 12 घंटे रहता है, टीचर अवेलेबल रहते हैं उस टाइम, तो उनसे डिस्कस कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकता है। और फिर इंडिविजुअल बच्चा अगर अकेला पढ़ रहा है, कभी उसका पढ़ने का मूड हो गया, कभी पढ़ने का मूड नहीं हुआ, लाइब्रेरी में बैठा है तो और भी दोस्त मिल जाते हैं। लाइब्रेरी के बाहर जो चाय की खड़ी है वहाँ बैठने लग जाते हैं, वहाँ चाय पीने लग जाते हैं। इवन बच्चों आप सर प्रैक्टिकल थोड़ा सा बुरा लगेगा, नहीं बिल्कुल बोलिए, ठीक है? और इस मामले में अपन कभी बात नहीं करते। आप अगर प्रैक्टिकली कभी देखोगे ना, तो आपको चाय की थड़ियों पे और जो नुक्कड़ पर पान की दुकानें होती हैं उनमें से जो 50% बच्चे ऐसे हैं जो वहां से सिगरेट पीते हैं दिन में, और दिन में कम से कम 2, 3, 4, 5 सिगरेट आराम से फूंक देते हैं, ठीक है? तो आज का जो यूथ है, अपन जिसको जेएनजी बात कर रहे थे, 50% जेएनजी है वो किसी न किसी तरीके का नशा करने लग जाता है, और वो अपने कॉलेज टाइम में ये चीजें होती हैं। तो वो फिर यही रहा कि इन बच्चों से मैक्सिमम कैसे करवाया जा सकता है। तो जयपुर के जो बच्चे हैं वो तो हमारे पास में सुबह 7 से शाम को 7 तक रहते हैं, और जो बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए हमारा है गुरुकुल सिस्टम। वो 24 घंटे हमारे पास में ही रहते हैं, ठीक है? उनकी भी 12 घंटे क्लास होती है, ठीक? उसके बाद में वो शाम को अपने हॉस्टल वहाँ रहते हैं, वहाँ पर भी वो आपस में डिस्कस करते हैं, तो वो उनका आपस में पर्सनल डिस्कशन हो जाता है, ठीक है? सुबह उनको 5 से 5:30 के बीच में जगा दिया जाता है, हमारे वार्डन उनको जगा देते हैं। उसके बाद में बच्चे फ्रेश होके नहा धो के पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद में उनको ब्रेकफास्ट मिलता है, 6:30 बजे एकदम पूरी तरीके से फ्री होके 7 बजे वो कोचिंग आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हम सुबह 7 बजे क्लास में जाने से पहले सबके फ़ोन सबमिट करवा लेते हैं, ठीक है? बच्चे को भी रात को 10 बजे बाद में फ़ोन चलाने की परमिशन नहीं होती। तो आप ये मान लीजिए कि बच्चा रात को 8 से 10 के बीच में 2 घंटे उसको जरूर फ़ोन देते हैं, क्योंकि उसको भी नहीं लगना चाहिए कि वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो 8 से 10 के पीरियड में वो अपने घर पे बात कर सकता है, फ्रेंड से कनेक्ट रह सकता है, ये भी देख सकता है कि भाई बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन बाकी जो 22 घंटे होते हैं उसमें बच्चा फ़ोन यूज़ नहीं करता है, केवल 2 घंटे फ़ोन यूज़ करने के लिए हम उसको देते हैं, ठीक है? तो इसमें जो गुरुकुल सिस्टम है, इसमें राजस्थान में जो जयपुर के बाहर के स्टूडेंट हैं वो तो हैं ही, ये बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, अलग है, दोनों के सेपरेट हॉस्टल्स हैं। तो इसमें अपने बिहार के स्टूडेंट्स हैं, एमपी के स्टूडेंट्स हैं, यूपी के स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, और राजस्थान के बराबर ही हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है? यानी कि बाहर का जो लड़का आता है ना, वो अपने साथ में जो एनर्जी और जो एक टारगेट लेके आता है, वो एक लोकल लड़का उस चीज को उतना नहीं समझ पाता है। जो लड़का 400 किलोमीटर दूर से आ रहा है ना, उसमें एक अलग ही पावर होता है, क्योंकि माइग्रेशन अपने साथ में टारगेट लेके चलती है, इंटेंशन के साथ। बिल्कुल। आप प्रैक्टिकल देखेंगे सर, आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप नजर घुमा लीजिए, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, वो हर अपनी लाइफ में या तो वो या उनके पेरेंट्स ने माइग्रेट किया है। अपने लक्ष्मण निवास मित्तल को देख लीजिए, बिरला ग्रुप को देख लीजिए, ठीक है?
कनाडा, इंडिया में से कनाडा जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, अमेरिका जाके, यूरोप जाके जितने लोग बसे हैं, तो माइग्रेशन अपने साथ में एक इंटेंशन लेके जाता है, एक टारगेट लेके जाता है और आदमी उसके लिए काम करता है। तो जो बाहर के बच्चे आते हैं वो बड़े ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। लोकल बच्चा तो ऐसे भी ज्वाइन कर लेता है, भाई अपने घर के पास में चलो हाँ। कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन बाहर से जो लड़का आता है ना, वो बहुत इंटेंशन के साथ ही आता है और बहुत शानदार बच्चे आते हैं। सर, आपकी बातें काफी एक तरह से कहना एक मैसेज देती हैं। जी। जो भी आपका पॉडकास्ट देखेगा तो उनको कहीं ना कहीं एक डिफरेंट सोच जानने को मिलेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पर्सनल लेवल पे जुड़ा हुआ सवाल है आपसे। जी। आप किस उस हस्ती से प्रभावित हुए, किन आपको किसको देखकर ये लगा कि हाँ ये पर्सन है और आप उनसे प्रभावित हुए और आपने चौधरी क्लासेस जैसा कदम उठाया? आपने खुद के लिए क्या पैमाना तय किया है लाइफ में? किस शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपको बुलंदी हासिल करनी है? सर, अगर मैं कोचिंग फील्ड की बात करूँ, क्योंकि देखो अपनी लाइफ में एक तरीके से मोटिवेशन के लिए या प्रेरित होने के लिए कोई एक इंसान नहीं होता है, वो हर फील्ड में अलग अलग लोग हो सकते हैं। जी। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो हो सकता है कि मैं सुभाष चंद्र बोस के नाम लूं, महात्मा गांधी जी के नाम लूं, या आज के टाइम में मैं नरेंद्र मोदी का नाम लूं, या अपन जैसे मैं विपक्षी विचारधारा को अगर फॉलो करता हूं तो मैं इंदिरा गांधी का, किसी का भी। पॉलिटिक्स में मेरे आदर्श अलग हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में मेरे आदर्श अलग हो सकते हैं। कोचिंग फील्ड में मैंने एक चीज देखी थी, आज के टाइम में तो जैसे बच्चों को ध्यान नहीं होगा, लेकिन आप और हम या जो भी थोड़ा सा सीनियर है वो समझेगा। कोटा में कोचिंग थी आईआईटी के लिए, बंसल क्लासेस, जी हाँ, बिल्कुल। और अब भी होगी, लेकिन अब वो उस लेवल पर, इस तरह कम हो गया है। ठीक है। उसके डायरेक्टर थे वीके बंसल, जी। हाँ। तो मैं उनसे मिला था, मेरे भाई का वहाँ एडमिशन कराने के लिए गया था, उस टाइम मिला था। तो वो विकलांग भी थे, उसके बावजूद उनने जो मेहनत करी, उन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले, उससे बहुत मोटिवेशन मिला कि ये विकलांग, वो वैसे विकलांग थे, आराम से ऐसे खड़े होकर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी उनके जो रिजल्ट्स थे वो आउटस्टैंडिंग थे और अल्टीमेट लेवल पर उन्होंने एक तरीके से अगर अपन कहें तो कोचिंग फील्ड में अगर किसी को मैं ये मानता हूँ कि वो जिन्होंने शुरुआत करी थी आईआईटी वाले फील्ड में, तो या तो वो बंसल क्लासेज वाले वीके बंसल सर थे, या फिर अपन जैसे इसको मेडिकल वाले फील्ड में मानते हैं तो फिर सबसे बड़ा क्रेडिट एलन को जाता है। तो एलन की जो माहेश्वरी ब्रदर्स हैं, उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन मिला है इसमें। सर, अभी आपने काफी बड़े इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए हैं, जी सर। क्योंकि आपका चौधरी क्लासेस जयपुर में एक जाना पहचाना नाम निसल, लेकिन जयपुर में काफी हार्ड कंपटीशन है शिक्षा के क्षेत्र में। जी सर। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में आपस में बहुत ही कड़ा संघर्ष है, बहुत ज्यादा आगे निकल जाने की होड़ मची हुई है। जी सर। क्या आपके मन में ये सवाल उठता है कि नहीं, मुझे जयपुर में मेरी चौधरी क्लासेस को नंबर 1 होना है, देश में नाम होना है? क्या कभी इस तरह का भाव आता है? क्या आपके सामने अपने जो कंपटीटर हैं उनको देखकर किस तरह से सर आपके मन में जिज्ञासाएं क्रिएट होती है? प्लीज बताइए। सर देखो, मैं बताऊं कि एक बात तो मैं मान के चलूंगा कि मुझे कितना ही एफर्ट्स लगा लो, लेकिन हर बच्चा तो मेरे पास नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल। इसका मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको मेरे पास में पढ़ के उतना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा जो उनको कहीं और मिलता होगा, या वो किसी भी तरीके से और कहीं भी उनको कोई चीज़ें ऐसी अच्छी लगती होंगी जो मेरे पास में अच्छी नहीं लगती। मैं कभी भी 100% पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर मैं 10% लोगों पे भी काम कर रहा हूँ ना, तो उनके साथ में अपना 100% काम करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 100 बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, तो मैं 100 में से 100 को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अगर उनमें से 10 बच्चे भी मेरे पास में आ रहे हैं तो उन 10 बच्चों से मैं 100% काम कैसे करवा सकता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। कितने बच्चे और कितने पेरेंट्स मेरे पास में पढ़ना चाहते हैं या वो पढ़ के आज तक गए हैं, उससे इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि जो मेरे पास में पढ़ के गए हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं और उन स्टूडेंट्स का और उन पेरेंट्स का व्यू मेरे लिए क्या है। और सबसे बड़ा इसमें यही होता है कि जो बच्चे आपके पास में पढ़ के गए हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या था और आज वो किस लेवल पर है। आप सर इस चीज़ में थोड़ा सा आपको लगेगा, कोचिंग फील्ड में ऐसा नहीं होता, स्कूल और कॉलेज फील्ड में हो सकता है, लेकिन कोचिंग फील्ड में ऐसा नहीं होता कि 2011 में 8 मार्च 2011 में जब हमने चौधरी क्लासेस की शुरुआत की थी, उस टाइम से लेके जो बच्चे पढ़े थे वो बच्चे आज भी हमारे साथ में कॉन्टेक्ट में हैं, कन्वर्सेशन में हैं। उस टाइम बच्चे काफ़ी कम थे, लेकिन उनके सबके रिजल्ट्स रहे, वो बच्चे आज भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। इवन आपस में जब
फंक्शंस होते हैं तो आना जाना होता है। वो बच्चे घर पे प्रोग्राम होता है, उनकी शादी वगैरह होती है, उसमें भी इनवाइट करते हैं, उसमें जाते भी हैं काफ़ी स्टूडेंट। तो आप समझ लीजिए 2011 से लेके 2026 तक अगर इस 15 साल 16 साल के अपन इस पीरियड को देखें और आज तक अगर वो बच्चे कांटेक्ट में हैं, आज भी जैसे उस टाइम वो बच्चे पढ़ रहे थे, आज उनके छोटे भाई आ रहे हैं, उनके भतीजे आ रहे हैं, उनके भांजे आ रहे हैं, अगर वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो ये जो लिगेसी होती है ना, भले ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी जो लिगेसी है वो गजब है, वो बड़ी शानदार है। ठीक है, तो उसके ऊपर सर बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि अपने पास में जो पढ़ के गए हैं वो बच्चे किस लेवल पर हैं और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मार्केट शेयर क्या है बाजार में, या अपन इसको मार्केट बोलते हैं, एजुकेशन मार्केट बोलते हैं, इसमें आपका शेयर कितना है। हो सकता है बाकी लोगों का बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ, यहाँ बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। बच्चा किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर कितनी प्रेजेंस है, आपकी मार्केटिंग कितनी सॉलिड है, आपकी रिसोर्सेज कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, आप किस लेवल के ऊपर उन चीज़ों को कर रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा यहाँ पर, और ये बात बच्चों को और पेरेंट्स के सामने भी रहेगी, यहाँ पर दो तरह के कोचिंग सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम चलते हैं। एक तो होता है टीचर्स की कोचिंग और एक होता है इन्वेस्टर्स की कोचिंग। ठीक है, एजुकेशन फील्ड ऐसा है जहाँ पर आज के टाइम में जम के पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जम के पैसा लगाया जा रहा है। ठीक है, मैं अब नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद एक बात सोचें, कोविड पीरियड में एक टीचर ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया और आज वो सबसे बड़ा एजुकेशन में पूरे इंडिया में सबसे बड़े एजुकेशन के रूप में वो जाना जाता है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या आप ये मानते हैं कि जिस टीचर ने कोविड पीरियड में ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा के आज वो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा एजुकेशन किंग बन सकता है? ये पॉसिबल नहीं होता है। उनका फेस यूज किया जा रहा है, रियल पैसा कहीं और से आ रहा है, रियल इन्वेस्टर्स कोई और ही हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, ऑफिस में एलईडी लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे आपको, जैसे आप एजुकेशन में देखो, आपको लगेगा नहीं आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आए हैं, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में आ गए, जहाँ पर मल्टीनेशनल लेवल की चीजें हैं, सारी एमिनिटीज हैं। तो जब इधर चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, अब गांव से एक लड़का आता है, उसके पेरेंट्स आते हैं और वो इधर आके बड़ा सा ऑफिस है, उसमें से इधर उधर देख देख के उसी से चकाचौंध हो जाता है, हाँ, उसे प्रभावित हो जाए। उनको क्या पूछना था, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, वहाँ इस तरीके का ओरा सेट कर दिया जाता है कि वो चीजें पूछ ही नहीं पाती। तो वो पहले से ही एक तरीके से हिप्नोटाइज तरीके से आते हैं और उस चीज को केस किया जाता है, क्योंकि मार्केट में आप ये मान लीजिए इन चीजों के ऊपर जम के रिसर्च हो चुके हैं कि एक लड़के के दिमाग में क्या चलता है, एक पेरेंट्स के दिमाग में क्या चलता है, और उन्हीं चीजों को पेश किया जाता है उसी तरीके से। टीचर्स की जो कोचिंग होती है वहां पर इतनी चीजें नहीं हो सकती। एक टीचर पढ़ा के अपने पढ़ाए हुए फीस के आधार पर कुछ पैसे बचा के अपने इंस्टीट्यूट को, अपनी कोचिंग को डेवलप करता है, तो इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकता, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा सोशल मीडिया प्रेजेंस है, इतना बड़ा उसका वो जो है मार्केटिंग का सिस्टम नहीं कर सकता है जितना इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये पेरेंट्स को भी समझना है और स्टूडेंट्स को भी समझना है कि टीचर्स की कोचिंग कौन सी है और इन्वेस्टर्स की कोचिंग कौन सी है, ये समझना है। मैं सपोज करो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, और कल को मेरे पास में बहुत सारे एक इन्वेस्टर्स आ जाते हैं कि सर फेस आप रहोगे, हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि एजुकेशन ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का बहुत अच्छा रास्ता है, ठीक है। और जितने बड़े बड़े नाम हैं, अब वो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाएगा अगर मैं बोल रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ना, वो पढ़ा के सक्सेस होके आगे बढ़ने में सर टाइम लगता है। आज मैं कहूँ कि एलन जैसे, तो एलन ने मेहनत करी है बचपन से, उनसे शुरू से लेके आज तक, तब वो ओवरनाइट जो फेम मिलता है 2-3 साल में बहुत बड़े लेवल पर चला गया, फिर वो कंपनी बन गया, फिर वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो गया, तो वहां पर वो कब पैसे पढ़ा के पैसे कमाए हुए नहीं है, वहां पैसा आया है, कहीं से सप्लाई हुई है। अब आप उसको किसी भी तरीके से व्यापार में बदल गई, वो व्यापार में बदल गई और कहीं न कहीं से उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये आप मान के चलेंगे। तो वो चीजें फिर अब आप खुद सोच सकते हैं, हम बच्चों पे छोड़ देते हैं, पेरेंट्स पे छोड़ देते हैं, और फिर वहां पर आप अगर आपके बच्चे के साथ में कुछ भी टीचिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो
आप ऑफिस में जाते हुए भी ऐसी झिझक होती है, डर लगता है। शानो शौकत देखकर सानो शौकत सर, सानो शौकत छोड़ दीजिए, ऑफिस में 4-5 तो बाउंसर खड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बाउंसर खड़े रहते हैं। तो अब आप सोचो, ऑफिस में जहाँ कोचिंग चल रही है वहां बाउंसर खड़े रहते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ आपको, आप बोलिए बिल्कुल। हमारी सनी पैराडाइज में टोंक रोड पर कोचिंग है, जी, और वहां पर यूपीएससी की भी कोचिंग चलती है, जो हिंदी मीडियम में पूरे भारत में सबसे बड़ी कोचिंग होने का दावा करते हैं, ठीक है। उनके टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई दिल्ली से टीचर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। टीचर्स जब आते हैं तो टीचर गाड़ी से उतरते हैं, जी, तो उनके साथ में 2 बाउंसर क्लास में बाउंसर्स आ रहे हैं, लिफ्ट से जा रहे हैं, बाकी लोगों को साइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वो लिफ्ट के थ्रू क्लास में जा रहे हैं, बाउंसर्स जब तक टीचर क्लास ले रहा है बाहर। सर इतनी हम बार बार हम पॉलिटिशियंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये इतना वीआईपी कल्चर लेके चल रहे हैं, और ये तो उस टीचर की कोचिंग की बात बता रहा हूँ जो बहुत आइडियलिस्टिक बातें करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप शायद नाम बच्चों को और पेरेंट्स को सोचने दें, और वो रिलेट कर लेंगे इस चीज पर। आप जो पेरेंटिंग के बारे में बताते हैं, बच्चों का पालन पोषण कैसा होना चाहिए, उनको इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक टीचर को 2 बाउंसर्स घेर के चल रहे हैं, उनके ऑफिस में 4-5 बाउंसर्स खड़े होते हैं, तो वहां पर अगर किसी बच्चे को या पेरेंट्स को कोई दिक्कत भी आ रही है, तो क्या वो वहां अपनी बात वो भयभीत हो जाएंगे, अपनी व्यक्त नहीं कर पाएंगे अपने आप। सिस्टम ऐसा बना, हाँ, हिम्मत ही नहीं होती है, स्टूडेंट अपनी बात को दबा लेगा, डर जाता है। और अगर ज्यादा से ज्यादा होता भी है ना वहां पर कि भाई आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तैयारी करने के लिए आपने जिम्मेदारी ली थी, तो ज्यादा से ज्यादा इतनी बात होती है कि सिलेबस पूरा हुआ है क्या नहीं हुआ। अब सिलेबस की बात ऐसी है सर, एक चैप्टर 10 दिन में भी पूरा हो सकता है, और उस एक चैप्टर को 1 महीने भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। परसेंटेज का चैप्टर है, वो कैट में यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो IIM की एंट्रेंस एग्जाम लगती है MBA के लिए, उसमें भी परसेंटेज आता है, और जो कांस्टेबल की या जो 4th ग्रेड की एग्जाम लगती है उसमें भी परसेंटेज आता है। अब वहां पर वो 4 दिन का सिलेबस होता है, और वहां पर आपको काफी हाई लेवल पर पढ़ाना पड़ता है। अब बच्चे की ज्यादा से ज्यादा शिकायत ये हो सकती है कि सर हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो सिलेबस तो पूरे करवाए जा सकते हैं। बाकी अब वही बात हो जाती है कि सर आप अपनी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो, तो ये अपन ऑडियंस के ऊपर, आपके दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि वो किस तरीके से। नहीं, ये प्रमोशन वाली बात नहीं है सर। आपने शिक्षा जगत में जो गंदगी जो फैली हुई है, आपने उसको उजागर करने का एक छोटा सा प्रयास किया है, लेकिन उन पेरेंट्स को काफी बड़ा मैसेज मिलेगा आपकी बातों से, जो इंस्टीट्यूशंस के एक बड़े आलीशान भव्य इमारत को देखकर, वहाँ की जो शानो शौकत है, वहाँ की जो सोफेज को या अदर चीजों को देखकर प्रभावित होते हैं, एडमिशन भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की बात को उजागर नहीं कर पाते। अब सर हम आपसे एक बड़ा ही आपका जो क्लासेस है, चौधरी क्लासेस सर, जो 7 AM to 7 PM का आपका जो फार्मूला है 12 घंटे, जी सर, सर क्या इसको सिलेक्शन का फार्मूला माना जा सकता है? क्योंकि ये काफी हार्ड है, और ये 12 घंटे, प्लीज सर डिस्क्राइब। सर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बात बताता हूँ। एक तो यह है कि ड्यूरेशन 12 घंटे है, दूसरा यह है कि उस 12 घंटे में बच्चा जिस प्रोसेस से गुजरता है ना, उस बच्चे को पता नहीं चलता है कि उसने 12 घंटे उस काम को किया। 6 घंटे जो क्लास हो रही है, उनमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके बीच में 2-2, 4-4 मिनट का गैप मिल जाता है, बच्चे बाहर भी घूम लेते हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो एक तो उस कारण से नहीं लगता। दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास में जो बच्चा आता है ना, वो ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जो 12th पास करके आते हैं। मेरी एक धारणा है, बच्चे की पेरेंटिंग तब तक होनी चाहिए जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होता। बिल्कुल फैक्ट है सर। ठीक है, अगर हम 12th करके बच्चे को अगर उसके भरोसे छोड़ दिया ना, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन अपनी औलाद के फ्यूचर के मामले में एक्सपेरिमेंट अगर कर गए, ठीक है, और वो बच्चा 1-2 साल अगर बाहर घूम लिया, एक अपन जैसे भाषा में बोलते हैं, अगर एक बार बाहर की हवा लग गई, उस बाद में उस बच्चे को वापस ट्रैक पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास में जो बच्चे आते हैं उनकी पहले से एक तो हैबिट होती है, क्योंकि वो पहले स्कूल में वो आदत होती है उनकी पूरे दिन स्कूल में बैठे रहने की। ठीक है, तो वो आदत तो उसमें बच्चे में पहले से है, वो आदतें तो उसके बाद में बिगड़ना शुरू होती है। वो 6 से 8 घंटे वाली हैबिट तो उसको पहले से ही थी,
ये तो 2-2 डेढ़-डेढ़ 3-3 घंटे वाली हैबिट है, ये तो हम कोचिंग वाले ही तो डाल रहे हैं उसको। अब कह रहे हैं कि सर बच्चों में ऑनलाइन पढ़ने की आजकल टेंडेंसी आ गई है। तो बच्चे में ऑनलाइन पढ़ने की टेंडेंसी थी नहीं, बच्चा तो स्कूल में ऑफलाइन पढ़ रहा था, क्लासरूम में टीचर्स के सामने पढ़ रहा था। ऑनलाइन पढ़ाने वाली तो हैबिट उसके बाद में डेवलप हुई है, अब बाद में डाली गई है। अब अपन किसी चीज को 2-3 साल तक एक ही तरीके से ट्रेन कर रहे हैं और अपन फिर अपन सोचे कि उसमें अपन चेंज कर दें, फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास में जो बच्चे आते हैं ना, तो वो पहले तो उनकी हैबिट पहले से होती है। दूसरी बात सर, हम एक जब भी बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं कि हमारे भी फाउंडेशन बैच चलते हैं कि फाउंडेशन बैच में हम बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर कोई डे बोर्डिंग के लिए या गुरुकुल के लिए बच्चा आ रहा है तो हम गार्जियंस के साथ आने पर एडमिशन लेते हैं, ऐसे एडमिशन नहीं लेते। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी घर वालों पे भी आ जाती है। मैंने आपको एक बात शुरू में कही थी, बच्चा अगर मेहनत करेगा तो ही सिलेक्शन होता है। अब मेहनत कितनी करवानी है और कैसे करवानी है ये हमारा काम हो जाता है, और बच्चा मेहनत करेगा और उस डिसिप्लिन में रहेगा ये इंश्योर करना उनके पेरेंट्स का काम होता है। क्योंकि हमारे पास में, टीचर्स के पास में इतने राइट्स नहीं होते भी नहीं है, और वैसे मैं मानता हूँ होने भी नहीं चाहिए। क्योंकि अपन ये नहीं मान सकते कि सब लोग अच्छे ही होते होंगे कि अपन बच्चे को किसी भी तरीके से प्रेशर डालें। क्योंकि कई बार ऐसे मामले देखने के लिए आए हैं, बच्चे के ऊपर वो कहने के लिए होता है कि पढ़ाई के लिए प्रेशर, लेकिन कई बार बच्चों को एक तरीके से टारगेट भी किया जाता है। कई टीचर्स होते हैं साइको टाइप के कि वो किसी पर्टिकुलर बच्चे के प्रति कटुता रखते हैं। कटुता रखते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इतने राइट्स तो नहीं होने चाहिए, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर होती है कि वो बच्चा मेहनत करेगा, डिसिप्लिन में रहेगा और पूरी तरीके से करेगा। अब एक तो ये हो गया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर बच्चा बैठता है। दूसरी बात यह है कि अगर सुबह उसने 6 घंटे पढ़ा है और उसको ये पता है कि शाम को जाने से पहले टेस्ट लगेगा और उस टेस्ट का रिजल्ट अपने घर पे भी जाएगा, पेरेंट्स भी अपने उस टेस्ट का रिजल्ट देखेंगे, तो आदमी 1 साल बाद में एग्जाम में क्या आना है उसके लिए तो उतनी मेहनत नहीं करता। लेकिन 6 घंटे बाद में उसके साथ में कुछ होना है और जो सुबह अपने को पढ़ाया गया है वही उसकी एग्जाम में शाम को आना है, तो उस इतने को तो कवर कर ही सकता है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो उसको टुकड़ों में काट लो, ठीक है, और ये देख लो कि अब इसको कहाँ से सोल्व करना शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ 1 साल की आपकी तैयारी है तो 1 साल की तैयारी को 365 टुकड़े कर दो उसके, अब छोटे हो गए टुकड़े, ठीक है। 1 साल में जो कुछ आना है वो एक साथ नहीं हो, लेकिन अगर अपन एक दिन का एक दिन में कवर करते जाए तब तो सारी चीजें हो जाएंगी। ऐसे बोलते भी हैं कि आप को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है लाइफ में कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ, और आदमी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो सर आदमी की इतनी औकात नहीं हो कि ठीक है सब कुछ कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले ये है कि जो आपके लिए अनिवार्य है वो करो, उसके बाद में ये है कि आप अपनी जरूरतें पूरा करो, उसके बाद में ये है कि आप जितना कंफर्टेबली कर सकते हो आप उतना करो, और उसके बाद में एक स्टेप आती है कि आप अगर आप अपने एफर्ट्स लगाते हुए भी अगर कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंटली जितना कर सकते हो उतना आप करो। और अगर इसको भी किसी ने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया ना तो एक दिन में इतना हो जाएगा कि लोग ताजुब करेंगे कि यार इसने कितना बड़ा कर दिया, ठीक है। तो एक ही चीज होती है, फिर एक चीज दूसरी आती है। अगर मैं किसी बच्चे को अकेले को बैठा के 6 घंटे मेहनत करवाऊं तो उसको जोर आता है, लेकिन उसके आसपास के सारे बच्चे उस 6 घंटे में मेहनत कर रहे हैं तब तो उसको जोर नहीं आता है, क्योंकि अपनी इंडियंस की एक आदत होती है। अगर किसी को ये कहा जाए कि तुझे इस तरीके से करना है, या उस अकेले के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तब उसको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम है। अगर उसी प्रॉब्लम से सभी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तब उसको लगता है यार सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अपने को दिक्कत नहीं होती है। जैसे अपने घर में लाइट चली गई और अपन बाहर जाके देखते हैं कि बाकी सबके घर में आ रही है और अपने घर में गई हुई है, तब अपने को चिंता होती है। लेकिन बाहर जाके देखते हैं कि सबके घरों में लाइट गई हुई है, अपनी भी गई हो, तो फिर अपने को टेंशन नहीं है, क्योंकि सबकी गई है तो अपने गई। तो वहां पर बच्चों को क्या होता है कि उसको अकेले को कुछ करना ही नहीं है, न उसको प्लान करना है कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितनी बजे से कितनी बजे तक पढ़ना है, किस टाइम क्या करना है। बाकी जो कर रहे हैं उस फ्लो के साथ में शामिल होना है और उसमें बच्चा आराम से कर लेता है। इवन आप देखना सर, आप कभी इंस्टीट्यूट आके भी देखना, मैं आपको इनवाइट करता हूँ आज, ठीक है। और जो भी आज देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाना नहीं पढ़ाना, कहीं कहाँ पढ़ना है। इवन आपके बच्चे अगर और कहीं पढ़ भी रहे हैं तो आपको एक बार आके जरूर देखना चाहिए कि इनका जो डिफरेंट मॉडल ऑफ टीचिंग या डिफरेंट मॉडल ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स टू कंपटीशन एग्जाम, इसमें डिफरेंट क्या है ये प्रैक्टिकली आके देखना चाहिए। सुनी हुई बातें अलग होती है, प्रैक्टिकली उन चीजों को आके देखना चाहिए। बच्चे 7 बजे जब टेस्ट उनका हो जाता है
उसके बाद में पेपर डिस्कशन बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बावजूद भी बच्चे 9 बजे तक रुकते हैं। कहते हैं सर हॉस्टल में जाके पढ़ाई नहीं होती है, रूम में जाके पढ़ाई नहीं होती है, तो हम 2 घंटे और पढ़ लें, 9 बजे तक पढ़ लें, ठीक है। लेकिन फिर हमें भेजना पड़ता है कि अब आप जाओ, आज के लिए खूब है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। और एक चीज और बता दूं, अगर ऐसा कोई बच्चा है जिससे पढ़ाई नहीं होती है, जिससे पूरे दिन नहीं बैठा जाता है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हम 10-15 दिन कोशिश करते हैं, उसके साथ में मेहनत करते हैं, और फिर भी मान लो अगर नहीं पार पड़ रही है, हमने भी पूरी कोशिश कर ली, तो हम घर वालों को सुपुर्द कर देते हैं कि सर हमारे बस की बात नहीं है, आप अपने बच्चे को देखिए। क्योंकि सर अपन नहीं सुधार सकते, ये मान के चलना पड़ेगा, नहीं सुधार सकते। अगर आपकी पिछले 3 साल की, 5 साल की खराब आदतें हैं, आप पहले से उन चीज़ों को इतना खराब कर चुके हैं, जिनमें पेरेंट्स की लापरवाही कारण हो सकता है, बच्चे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो अपन उनको सुधारने में चक्कर में रहेंगे, तो अपन वो काम से चूक जाएंगे जो हमें करना चाहिए। फिर भी सर कि लगातार 12 घंटे जो एक एजुकेशन का जो फार्मूला है, लगातार सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, हो सकता है काफी बच्चे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सर जो उनको लगता है कि पढ़ाई एक बोझ हो गई, हम कैसे एसएससी की तैयारी करेंगे, रेलवे की करेंगे, बैंकिंग की करेंगे, बड़ा हार्ड प्रोसेस है। उनके मन को कहीं ना कहीं वो दुखता है या उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इस मामले में हम बच्चों को एक ऑप्शन देते हैं जी। कि आप एडमिशन ले लो, आप चाहे कंप्लीट डे बोर्डिंग के लिए ले लो, ठीक है, मेंटरशिप के लिए ले लो, या फिर आप केवल फाउंडेशन बैच में ले लो, जिसमें आपको केवल 6 घंटे क्लास करनी है, उसके बाद में आप अपने घर चले जाओ, ठीक है। और हमने ये प्रैक्टिकली देखा है कि जैसे किसी बच्चे ने केवल उसमें जैसे आप स्विच भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात आप स्विच कर सकते हैं। जैसे आपने फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया और 15-20 दिन बाद में, महीने भर बाद में उसको लगा कि नहीं यार, इसमें वो तैयारी हो नहीं रही है जो एक्चुअल में होनी चाहिए, तो फिर कंप्लीट पूरे दिन के सिस्टम या डे बोर्डिंग और जो मेंटरशिप प्रोग्राम उसमें स्विच कर सकता है। या फिर किसी ने डे बोर्डिंग और मेंटरशिप में एडमिशन ले लिया और उसको पूरे दिन उससे पार नहीं पड़ रही है, तो फिर उसमें फाउंडेशन बैच में स्विच कर सकता है। तो अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखना कि जिसने पूरे दिन के लिए एडमिशन लिया था, उसमें से इक्का दुक्का स्टूडेंट ऐसा होता होगा जो फाउंडेशन में स्विच करे, लेकिन फाउंडेशन बैच में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनमें से मोस्ट ऑफ 20 दिन बाद में, 1 महीने बाद में, 1.5 महीने बाद में, इवन 6 महीने बाद में भी बच्चे कंप्लीट डे बोर्डिंग और जो मेंटरशिप प्रोग्राम उसमें स्विच कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है। देखो सर, एक बात बताऊँ मैं आपको, ये सच है कि कोई भी आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, लेकिन ये भी सच है कि आदमी अपनी लाइफ के लिए, अपने एम्बिशंस के लिए और अपने टारगेट के लिए, जब उसको ये लगता है कि इस तरीके से वो चीज़ें अचीव की जा सकती है, उसके बाद में एफर्ट्स लगाना शुरू कर देता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है सर। जो आपका डे बोर्डिंग का जो बैच है जी, मैं चाहूंगा कि क्योंकि आपका पॉडकास्ट काफी लोग देखेंगे, बच्चों के बच्चे देखेंगे, उनके पेरेंट्स देखेंगे, इसको बारीकी से समझाइए ताकि दूर दराज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो अच्छी तरह समझ सकें कि डे बोर्डिंग का प्रोसेस क्या होता है। सर देखो, डे बोर्डिंग में क्या होता है, जैसे इसमें एक बच्चे को क्या तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, कैसे उसको तैयारी करनी है, ये हम पूरी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। जैसे एक नॉर्मल चीज़ आती है कि अपनी एक धारणा बनी हुई है कि भाई टीचर का और कोचिंग का काम तो केवल पढ़ाना है, और उसके बाद में मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ती है। अब वो खुद को जहाँ मेहनत करनी पड़ती है, कोई बच्चा करता है, कोई बच्चा नहीं करता है। आपके भी दिमाग में कई बार ऐसी बातें आती होंगी कि वो एक जो एवरेज लड़का था, वो बहुत अच्छी जगह सेलेक्ट हो गया, और वो जो एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था 10th-12th क्लास में, जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी, वो लड़का आज भी स्ट्रगल कर रहा है, कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो केवल इंटेलिजेंसी लेवल होती है, वो आदमी लाइफ में सक्सेस होगा इसको तय नहीं कर सकता है। आप उन चीज़ों में किस तरीके से आगे चल के अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, इसका सबसे बड़ा रोल होता है। और एक बात मैंने शुरू में भी आपको कह दी थी, आज का जो यूथ है, आज का जो जेन जी है, आप उसके भरोसे छोड़ दो, इस बात की बहुत चांस है कि वो उन चीज़ों में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है, एक जगह पर फोकस नहीं है, लगातार एक चीज़ के ऊपर काम करना उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप अपने साथ में बैठा के उससे काम करवा लो, वो सारी चीज़ें कर लेगा, ठीक है। तो एक तो इस वजह से, दूसरा इसमें ये होता है कि इसकी प्रोसेस में क्या क्या है, इसमें पूरा सिस्टम क्या क्या है। अब ये 2 तरह से होता है।
एक तो विद हॉस्टल और एक विदाउट हॉस्टल। जो अपने रहने की खुद की व्यवस्था है जयपुर में, जैसे उनका खुद का घर है या उनके पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, इवन रेंट पे भी रह रहे होंगे, या जैसे वो 2-4 भाई बंधु हैं या सिस्टर्स वगैरह इस तरीके से रह रही हैं, तो अपना खुद का फ्लैट ले लेते हैं या इंडिपेंडेंट कोई रूम या हाउस ले लेते हैं, रहने की व्यवस्था खुद की है। तब तो हमारे केवल सुबह 7 से लेकर शाम को 7 तक के उस बच्चे की जिम्मेदारी रहती है, और उसके बाद में वो घर जाके क्या करता है वो नहीं रहती। और एक विद हॉस्टल होता है जिसमें पूरे दिन की जो पढ़ाई है ये तो इन बच्चों की सेम ही रहती है। उसके बाद में यहाँ से 7 बजे के बाद में वो बच्चा अपने हॉस्टल में अपने रूम में जाता है। उसके बाद में भी वो बच्चे शाम को एक तरीके से आपस में डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हॉस्टल वाला जो शेड्यूल है उसको आप ऐसे समझ लेना जो डिफरेंट है बाकी से। सुबह 5 से 5:30 बजे बच्चों को जगा दिया जाता है, उसके बाद में 7 बजे तक बच्चे नहा धो के तैयार होकर कोचिंग आ जाते हैं। 6 से 6:30 बजे उनको ब्रेकफास्ट मिल जाता है तो कोचिंग आ जाते हैं। उसके बाद में उनके फ़ोन डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके बाद में उनकी क्लासेज स्टार्ट हो जाती है। 7 बजे से लेकर 1 बजे तक 6 क्लासें होती हैं, जिसमें एक क्लास मैथमेटिक्स की होती है एडवांस की, दूसरी क्लास होती है मैथमेटिक्स की अर्थमेटिक की। तो मैथमेटिक्स की 2 क्लास होती है, एक इंग्लिश की क्लास होती है, एक रीजनिंग क्लास होती है, एक जीके की क्लास होती है और एक जीएस की क्लास होती है। नॉर्मली जीके जीएस को एक सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन जीके अपने आप में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, जीएस अपने आप में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। जीके में आपके पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, ये सारा आ जाता है। जीएस में आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी, 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों को एक क्लास में अगर हम करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम तैयारी और जो पढ़ाई है जो कंटेंट है उसके साथ में कंप्रोमाइज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से 6 घंटे तो उसकी क्लास लगती है। 1 से 2 के बीच में उनका लंच ब्रेक हो जाता है। तो जो बच्चे जयपुर के हैं, ठीक है, तो वो तो अपना सुबह टिफिन वगैरह ले आते हैं या बाद में उनके टिफिन सेंटर से या किसी भी तरीके से वो खाने की व्यवस्था खुद कर लेते हैं। और जो हमारे हॉस्टल के बच्चे होते हैं उनका खाना अपने हॉस्टल में हो जाता है, तो बच्चे वहाँ हॉस्टल में खाना खा लेते हैं। और 1 से 2 के बीच में ये रहता है लंच ब्रेक। अब 2 बजे से लेके शाम को बच्चे फिर वो होता है प्रैक्टिस सेशन होता है, उसमें जो कुछ सुबह उन्होंने पढ़ा है वो उनको वहीं बैठ के तैयार करना होता है, जहाँ उसने पढ़ा है वहीं बैठ के उनको तैयार करना होता है। जितने भी उनके डाउट्स होते हैं वो आप उसी टाइम ऑन द स्पॉट पूछ सकते हो। आपको अपनी सीट से उठने की जरूरत नहीं है, आपको हैंड रेज करना है, आपके पास में जो मेंटर्स है वो आएंगे और वहीं आपकी सीट पर ही आपको उसका सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। तो हर क्लास में कम से कम 4 से 5 उनके जो मेंटर्स रहते हैं। क्लास की स्ट्रेंथ है जो डे बोर्डिंग में है वो 50 से 60, 70, 80 तक चली जाती है, कई बार हो जाता है कई बार, ठीक है। लेकिन उनके हर बच्चे के पास में ये फैसिलिटी होती है कि वो तुरंत अपनी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस कर सके, ठीक है। जो सुबह उनको तैयार करने या याद करने के लिए दिया गया वो वही याद करना है, डाउट्स उसको वही क्लियर करने हैं, जो टास्क उसको दिया गया वो वही कंप्लीट करना है। अब वो सारी चीज़ें उसको याद हुई या नहीं हुई वो हम उसको वर्बल यानी मौखिक भी पूछ सकते हैं और उसको टेस्ट के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो डेली शाम को एक टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है। डेली जो सुबह पढ़ाया गया है उसका शाम को टेस्ट हो जाएगा। उस टेस्ट का रिजल्ट डेली घर पे भेजा जाता है, उससे घर वाले भी देख सकें बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है। वो हमारे साथ में भी डिस्कस कर सकते हैं, बच्चे के साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई चल रही है। और कम से कम डिस्कस नहीं भी करते हैं, बच्चों को प्रेशर मत बनाओ, लेकिन कम से कम ये ध्यान रहे कि मेरा बच्चा कैसा है और क्या कर रहा है, ठीक है। कई बार और एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी नहीं होती हैं तो वो टेस्ट से आदमी को पता चलता रहता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर अपन डेली टेस्ट ले रहे हैं ना तो बच्चा उन चीज़ों की हैबिचुअल हो जाता है, वो एग्जाम में जाके घबराता नहीं क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे को हमेशा का काम होता है, ठीक है। अब डेली का ये टेस्ट होता है। सैटरडे वाला जो टेस्ट होता है जो वीकेंड टेस्ट होता है उसमें हमने पूरी वीक में जो पढ़ाया गया उसका पूरे का रिवीजन टेस्ट होता है। तो पूरी वीक में जितना पढ़ाया उसका पूरा रिवीजन करो। और महीने के लास्ट दिन जो टेस्ट होता है उसमें पूरे महीने में जो पढ़ाया उसका पूरे का रिवीजन करो। और एक बार सिलेबस पूरा हो गया जिसमें लगभग 7 महीने के लगभग लग जाते हैं, 7 से 8 महीने भी लग सकते हैं। एक बार सिलेबस पूरा हो गया, अब जिस सब्जेक्ट में और जिस चैप्टर में दिक्कत रह गई है वो सब्जेक्ट और चैप्टर्स तो दोबारा पढ़ लो, ठीक है। उन बच्चों को हम अलग कर देते हैं जिनका सिलेबस पूरा हो जाता है। अब वो चैप्टर्स जहाँ जहाँ दिक्कत आ गई है उनको तो आपको दोबारा पढ़ना है, जिसको अपन रिवीजन बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जहाँ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आना उनको भी अब 7 से 7 ही है जिनका सिलेबस कवर हो गया। लेकिन अब इनके जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। जो सबका टेस्ट लग रहा है पर डे वाला वो इनका भी लगेगा, लेकिन अब इनका पूरे सिलेबस के आधार पर टेस्ट और लगने लग जाता है। तो एक टेस्ट दूसरा स्टार्ट हो जाता है जिसमें पूरे सिलेबस के आधार पर टेस्ट होता है। अब ये जो डेली 12 घंटे की प्रैक्टिस होती है ना,
अब इसमें से रिजल्ट्स आते हैं, जो 7 महीने बाद वाला जो काम है उससे रिजल्ट्स आते हैं। अब उसके बाद में अगले 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, उसके बाद में रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब कई बच्चे जो नेचुरली थोड़ा सा पढ़ने में पहले से भी बढ़िया थे, दिमागी लेवल भी थोड़ा अच्छा था, वो थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट निकाल लेते हैं। कई बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पर चले जाते हैं, ऑफिसर पोस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं। जो बच्चे थोड़े से एवरेज हैं वो नॉर्मल पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं। ये डिफरेंस रहता है। लेकिन इसमें मकसद यही होता है कि एक बच्चे की जो कैलिबर है या उसकी जो एक रियल में उसके अंदर जो है टैलेंट है, उसको अपन मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, उससे अधिकतम उसके रिजल्ट्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक बच्चा यूपीएससी क्रैक करने वाले लेवल का है और वो अगर कल को एक नॉर्मल क्लर्क या कांस्टेबल बनता है, तो उसको अपन सक्सेस तो नहीं मान सकते, क्योंकि वो डिजर्व कुछ और करता था। तो जो डिजर्व करता है उतना तो उस इंसान को एफर्ट्स लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये रहता है। सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है, और आपने काफी एक कहते हैं ना कि जो एक ऐसी बात को सामने रखा है, जैसे उससे मैं एक आपसे सवाल क्रिएट कर रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जी सर। वो तो कहते हैं ना कि वो तो टीचर के एक शब्द से अपने जीवन का रास्ता बना लेता है। जी सर। लेकिन कई बच्चे होते हैं सर, वो जीवन का रास्ता तो बनाना चाहते हैं, जी सर। पढ़ते भी पूरा है, पूरा टाइम दे रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर वो पिछड़ रहे हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए आपकी क्लासेस चल रही है, कई बच्चे आपकी क्लासेस में टॉप पर जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे टॉप पर जाना चाहते हैं। जैसे आपने भी हालांकि ये बात जवाब में कही थी, लेकिन फिर भी मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ, उन बच्चों को ध्यान में रखते, क्योंकि काफी पैसा खर्च करके लोग बच्चे आकर पढ़ रहे हैं। तो आप जब देखते हैं कि ये कुछ क्लास के 10, 15, 20, 25 बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चों में ये अगर कुछ करना चाहते हैं, ये दिख भी रहा है कि ये करेंगे और पिछड़ रहे हैं, तो आप क्या खास उनको टारगेट करते हैं कि इनको हम स्पेसिफिक कुछ करें? सर शुरू के 6 महीने तो टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि सर टारगेट करने में अगर फायदे हैं ना, तो टारगेट करने में नुकसान भी है। अगर कोई बच्चा रियल में कमजोर है और अगर उसके ऊपर अपन स्पेशल इंटेंशन या स्पेशल ध्यान देते हैं, अब इसका फायदा तो ये है कि उस बच्चे को अपन इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन अगर अपन बार बार उसके ऊपर उस तरीके से ध्यान देते हैं ना, तो बच्चा कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में या हीन भावना में भी चला जाता है। उसको बार बार ये एहसास होता रहता है कि मैं कमजोर हूँ, मेरी तैयारी कमजोर है, तो उससे बच्चा एक प्रेशर में आ जाता है, एक तरीके से दबाव महसूस करने लग जाता है। ठीक है, तो हम शुरू के 6 महीने तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि हर बच्चे का लेवल अलग होता है। और कहीं ना कहीं सर देखो मैं बताऊं, एक बच्चा अपने एफर्ट्स पूरे लगा रहा है, हम अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज अपने को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हर एक का लेवल अलग होता है, हर इंसान इंडिविजुअल होता है। हम किसी भी चीज को फोर्स करने की कोशिश करते हैं तो चीजें ज्यादा बिगड़ जाती है। ठीक है, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि बच्चे तैयारी कर रहे थे, और एक्सपेक्टेशंस के कारण बच्चों ने फिर रिजल्ट्स नहीं आए और फिर सुसाइड करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ, और इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि वो प्रेशर कुकर बम बन गए। ठीक है, और वो फिर हैंडल नहीं हुआ। तो ऐसा हम तो पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप बच्चों को शाम को जब बात करो ना, तो उनसे ये कहा करो कि तेरे पढ़ाई वढ़ाई में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। कभी ये पूछना ही नहीं है बच्चों को कि तेरे स्कोर कम क्यों आ रहे हैं, तेरे स्कोर ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। आप ये मान के चलो सर, जो बच्चा 12 घंटे मेहनत कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को सीरियसली ले रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो हमारा मोड है, जो 12 घंटे वाला है, इसको चूज करने में उसका भी तो रोल था ना। तो वो बच्चा ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ, अब इसमें ये किया जा सकता है कि उसको हम ये देखें कि अभी एक बार इसने इतना कवर कर लिया है, तो बाकी अगर कवर उससे नहीं हो रहा है एफर्ट्स लगाने के बावजूद, कई स्लो लर्नर होते हैं, तो अगर उनको हम ऐसे प्रेशर डाल के सोचें कि उनके बराबर ये चले जाएं, तो फिर वो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। इसलिए शुरू के 6 महीने हम प्रेशर नहीं डालते हैं। ठीक है, बस ये हो जाता है कि एक नॉर्मल बच्चा एक बार में ही पढ़ लेता है, और उन बच्चों को फिर हम दोबारा रिपीटर बैच में भी दोबारा पढ़ाते हैं, तो उन बच्चों को दोबारा पढ़ाया जाता है। फिर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी पढ़ाना पड़ सकता है। तो इन बच्चों के साथ में ये होता है कि इनको टाइम ज़्यादा लग सकता है, टाइम लंबा लग सकता है। ठीक है, या फिर ये उस लेवल की पोस्ट पर नहीं जाए जिस पर एक बहुत दूसरा लड़का जा सकता था। अगर वो लड़का अपने पास में पढ़ के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहा है, तो ये लड़का अगर
कांस्टेबल भी बनता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनता है या और कुछ बनता है, तो भी अपने को कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक लेवल पर जाके एक्सेप्ट भी करनी होती है। वो एक जो लड़का 1 साल में रिजल्ट निकाल रहा है, इसको 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर 8,000 पोस्ट आई हैं या 10,000 पोस्ट आई हैं तो सिलेक्शन तो 10,000 का ही होगा। ठीक, अब अपन कितना ही प्रेशर लगा लें, ठीक, लेकिन रिजल्ट आते आते आएंगे। हाँ, अपने एफर्ट्स जो है वो 100% होने चाहिए। इसलिए जब हम ये बोलते हैं कि हमारी सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम हमारे लिए ये रिलैक्सेशन चाहते हैं कि उसमें 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, पेरेंट्स ये कहते हैं कि कितने दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, आप गारंटी लेते हो। हम तो गारंटी ले लेंगे, लेकिन वो हमारी वाली गारंटी का प्रेशर भी आपके बच्चे पर ही आएगा। फिर हम 12 घंटे की बजाय उसको 14 घंटे भी पढ़ाएंगे, 15 घंटे पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे तो रिजल्ट निकालने हैं। रिजल्ट निकालने तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा। एक किसान को अपने खेत में प्रोडक्शन बढ़ाना है, अब वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बढ़ा रहा है तो फिर फर्टिलाइजर्स यूज करेगा, पेस्टिसाइड्स यूज करेगा, और तरीके से यूज करेगा। भाई प्रोडक्शन बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। ग्रीन रिवोल्यूशन में और क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो अब जैसे गोबर कंपोस्ट से चीजें नहीं हुई तो वो फर्टिलाइजर्स यूज करने लग गए, ठीक है, हार्मोन्स यूज करने लग गए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स यूज करने लगे। आदमी फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता तो फिर कई बार चीजें बिगड़ भी जाती है। ये भी होता है सर। कोई दूर दराज से, गांव देहात से कोई बच्चा आता है, क्लास ज्वाइन करता है, तो शुरू में जैसे मान लीजिए किसी गांव से आ रहा है और शहर के बच्चे हैं दूसरे, कुछ शुरुआती दिनों में हो सकता है कि बच्चे को कुछ अटपटा लगे, क्लास में सहज ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे स्टूडेंट को मैनेज करते हैं? सर मैं एक बात मान के चलता हूँ कि इंसान में जो अच्छे गुण होते हैं उनमें से एक अच्छा गुण एडेप्टेशन का होता है। इंसान जैसे माहौल में रहता है उसके अनुसार एडेप्ट हो जाता है। तो मोस्टली तो बच्चे खुद अपने आप ढल जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं ढल पाते। वो थोड़े से रिजर्व माइंड के होते हैं, थोड़े से सेपरेट होते हैं, तो वो ऐसे अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन अकेलेपन को भी मैं एक आदमी का गुण मान के चलता हूँ। जो अकेला रहना पसंद करता है, बाकी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होता है, उस इंसान में एक दार्शनिकता होती है, उसके पास में अपनी एक सोच होती है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक। या वो बच्चा किसी तरीके से ऐसे दबा हुआ है या वैचारिक रूप से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से अकेला है, या उसने अकेलापन अपने चूज किया है कि मुझे बाकी लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, मुझे अपने काम से काम रखना है, तो बच्चा जानबूझ के भी बाकी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखता है। जैसे मैं मेरे बच्चों से एक बात कहता हूँ कि अपने काम से काम रखो, ठीक है, अपने मतलब से मतलब रखो, एंड बी सेल्फिश। हमारी क्लास में सबसे बड़ा मोटो यही है, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हो तब तक 100% सेल्फिश रह के काम लो, ठीक है। आप यहाँ क्यों आए थे, क्या मकसद है, उस मकसद में जो जो चीज़ें आपको फेवर कर रही हैं वो सारी आपके लिए काम की, और जो उस मकसद से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक, ठीक है। तो उस कंडीशन में बच्चे नॉर्मली तो खुद से हो जाते हैं, और अगर फिर भी नहीं होते हैं तो फिर जैसे हमसे बातें करते हैं धीरे धीरे। और एक चीज़ हमने देखी है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, पेरेंट्स के पास में पैसे भी खूब होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, और लास्ट में जैसे फाउंडेशन बैचों में होता था, गुरुकुल वाले में तो नहीं होता है, फाउंडेशन बैच में ऐसा देखा जाता है कि बहुत बड़े सपने लेके आते हैं और 2-3 साल में कंडीशन ये हो जाती है, यार कोई पटवारी ग्राम सेवक या कांस्टेबल बन जाऊं तो ही बहुत बड़ी बात है, नौकरी मिल जाए तो एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब तक चले जाते हैं कई बच्चे। हाँ, चले जाते हैं, ठीक है, यानी कोई पार्ट टाइम जॉब भी कहीं मिल जाए तो वो कर लें। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे सोच के आते हैं कि भाई अपन एक बार तैयारी कर लेते हैं, कोई पुलिस से, पटवारी का छोटी मोटी तैयारी कर लेते हैं, और पढ़ते पढ़ते ऐसा रिदम बनता है कि एक दिन बहुत अच्छी पोस्ट भी निकाल दी जाती है, ठीक है। पहले एकदम नॉर्मल पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनका वो तो सब देखो एक रिदम बनने के ऊपर है, चस्का लग जाता है, पढ़ने का भी एक चस्का होता है, पैसे कमाने का चस्का होता है, तो पढ़ने का भी एक चस्का होता है, उसमें इंसान को मजा आने लग जाता है। तो देखा जाता है कि जो टिड्डे थे वो बाज बन जाते हैं, बिल्कुल टिड्डे बाज बन जाते हैं, बिल्कुल। सर वैसे देखा जाए तो आज के दौर में एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, या कोई भी यूपीएससी तो खैर मेन है ही, कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जॉब प्रोफाइल हो, कंपटीशन हो, देखा जाए तो सर जो जैसे कहते हैं ना कि देने वाला कितना दे रहा है, जैसे कि टीचर कितना पढ़ा रहे हैं वो एक अलग मैटर है, स्टूडेंट्स का मादा मायने लगता है। क्या लगता है आप
स्टूडेंट्स तय करता है कि मुझे क्या पाना है। ठीक है, टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, टीचर तो अपना फर्क, क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट्स के अंदर करंट होना चाहिए कि हासिल करना है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल ये चीजें मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। अगर ये मैटर नहीं करती ना सर, है ना, अपन केवल ये सोचते हैं ना कि केवल एटमॉस्फेयर देने से चीजें हो जाती है। हाँ, ठीक, अपनी सबसे बड़ी एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि हम लाइफ में केवल एक ही पहलू के ऊपर विचार करते हैं। ठीक, हम सोचते हैं कि अच्छी परवरिश देने से सब कुछ हो जाता होगा। तो अपने को ये एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है कि कई लोग स्ट्रगल करके भी बहुत आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। हाँ, फिर अपने को ये लगता है कि यार स्ट्रगल करने से क्या पता लाइफ में कोई आगे बढ़ता होगा। तो ऐसे नहीं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या ऑलरेडी बड़े बड़े अधिकारी वर्ग पर लोग हैं, उनके बच्चे भी तो सक्सेस होते हैं। उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया फिर भी वो सक्सेस होते हैं। बड़े बिजनेसमैन के बेटे और भी बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। बिल्कुल, एक आईएएस अधिकारी है, उसका बेटा और भी अच्छी पोस्ट बिल्कुल, पर। हाँ। तो अपन लाइफ को किसी भी तरीके से ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि इस तरीके से ही बच्चा सक्सेस होगा। वो उसका खुद का एक इंटेंट अलग ही हर इंसान अपना इंटेंट अपने हर टाइम उसको जीता है। एक ही परवरिश में रहे, एक ही पेरेंट्स के बच्चे, ठीक है, एक बहुत अच्छे लेवल पर भी चला जाता है और दूसरा पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाता है। ऐसा देखने में आया है कि एक पेरेंट के एक बच्चा है, वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है और दूसरा बच्चा लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तो परवरिश भी एक जैसी है, आनुवंशिकता भी एक जैसी है, ठीक है, लेकिन हर इंसान एक अपने इंटेंट के साथ में जीता है। तो खुद का रोल तो होता ही होता है सर। आप ये मान के चलिए, जो खुद का इंटेंट होता है ना, वो आपके अंदर का फ्यूल है, ईंधन है। ठीक है, अब अगर किसी में ईंधन ही नहीं है तो आप कितनी आग लगाओ, फिर वो आप उसको ही जलाओगे, वो उसके अंदर से वो एनर्जी नहीं निकलेगी। और अगर आपके अंदर फ्यूल है, ईंधन है, तो मैं फिर उसको कितना जला सकता हूँ, वो फिर हमारा रोल उसमें आ जाता है। सर, आपको अपनी एजुकेशन लाइफ से और आज जब आप प्रोफेशनली एक सक्सेसफुल रास्ते पर हैं, कभी कोई इस तरह के स्ट्रगल वाले दौर से गुजरना पड़ा जब आपको लगा कि ये लाइफ तो बड़ा एक चैलेंज होगी? हर दिन लगता है सर, आज भी लगता है, क्यों नहीं लगता। और आपने जैसे आप खुद को रिलेट करके देखें, हर दिन चैलेंज मिलते हैं, हर दिन। और खास तौर से जो ऑफलाइन टीचर्स होते हैं, उनको तो हर दिन चैलेंज मिलते हैं, क्योंकि जितने भी ऑफलाइन टीचर्स होते हैं जिनका रेजिडेंशियल कोचिंग सिस्टम है, और हमारी तरह से जैसे गुरुकुल सिस्टम है या डे बोर्डिंग सिस्टम है, हमारे लिए तो हर दिन चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि हमारी जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस मान लो, डिजिटल मार्केट में प्रेजेंस मान लो, हमारी प्रेजेंस उतनी होती नहीं है जितनी ऑनलाइन टीचर्स की होती है या उन सब की होती है। तो वहाँ पर एक पूरा इन्फ्लुएंसिंग सिस्टम काम करता है। इवन बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, उनकी जो कोचिंग्स हैं, उनका आईटी सेल होता है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा, बिहार के 2 टीचर्स आपस में लड़ पड़े, ठीक है, तो उनकी बाकायदा कैंपेनिंग चल रही है, जैसे नेताओं की कैंपेनिंग चलती है उनके, हाँ, हाई प्रोफाइल। अब एक बार आपने वो देखा होगा कि एक वो जो पत्रकार है और वो जो टीचर है, उनके बीच में कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है। तो टीचर भी सर अपन पत्रकार के लिए हजार बातें कह रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि वो भी बेचारा नहीं है और वो भी बेचारा नहीं है, ठीक है। दोनों ही, दोनों के अपने अपने ऑडियंस हैं, उनके फॉलोइंग्स हैं, वो उस हिसाब से एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं। हो चुका है। हाँ, हाँ, तो ये नेचुरल नहीं हो सकता, सब कुछ नेचुरल नहीं हो सकता है। अपन कई बार सोचते हैं ना, वो चीज वायरल होगी, सारी चीजें नेचुरल वायरल नहीं होती हैं। बाकायदा एक आईटी टीम है, वो काम कर रही है, पूरा का पूरा सिस्टम सेट कर रखा है, तब जाके चीजें होती है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए इसमें फूके जाते हैं, जबरदस्त। आप देखो कितना बड़ा मार्केट है एजुकेशन का, जिसमें आप अपना मोबाइल खोल के देख लीजिए, ठीक है, इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए, यूट्यूब ओपन कर लीजिए, ठीक है। एक कोचिंग है जिसका सबसे पहले ऊपर नाम आता है, तो फ्री में थोड़े आ रहा है वो, पैसे तो फूक ही रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ अपन कई बार क्या होता है कि यहाँ अपने सोसाइटी में, अपने सिस्टम में बेचारा कोई नहीं है, हाँ, बेचारा कोई नहीं है। जो पब्लिक फेस है ना, वो डेफिनेटली बेचारा नहीं है, ठीक है। लेकिन अपनी आदत क्या बनी हुई है, हम एक पर्टिकुलर जो क्लास है या वर्ग है, उसको तो टारगेट कर लेते हैं और दूसरी क्लास से हम बचा लेते हैं। और अपने यहाँ तो एक सिंपैथी गेन करने के लिए चला दिया जाता है कि भाई जिसके साथ बेचारा गरीब, ठीक है, बेचारा शोषित, लेकिन वो सहानुभूति करने तक काम आता है। बाकी जो पब्लिक फेस है उसमें कोई बेचारा नहीं है। मैं कह दूं टीचर्स बेचारे नहीं है, खासतौर से जो बड़ा एक
इन्फ्लुएंस लेवल लेकर बैठे हैं वो बेचारे नहीं है। मैं कह दूं ये जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये बिल्कुल बेचारे नहीं है। मैं कह दूं सरकार बिल्कुल बेचारी नहीं है। मैं कह दूं अपोजिशन बिल्कुल बेचारा नहीं है। यही अपोजिशन कल को सरकार में आ जाओ, ये तांडव मचा देगा। आज अपन कह रहे हैं कि ये सरकार अच्छी है, ठीक है, और अपन ने देखा है जैसे आज ये बात आ रही है कि पेपर आउट हो रहे, ठीक है, और जो अपोजिशन इतनी बात कर रहा है, यही अपोजिशन राजस्थान में था 2 साल पहले। 5 साल में एक एग्जाम ऐसी नहीं हुई जिस दिन नेट बंद नहीं करना पड़ा होगा, और एक एग्जाम ऐसी नहीं हुई जिसका पेपर आउट नहीं होगा। तो यहाँ तो सर जिसके हाथ में लग गया ना, वो उसका भरपूर यूज कर रहा है। और अपने यहाँ की सोसाइटी में तो आज के दिन अगर ये कहे कि वो आदमी ईमानदार है, तो पक्का मान लीजिए उसका दाव नहीं लग रहा, इसलिए वो ईमानदार है। अदरवाइज यहाँ तो अपन वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सर चौधरी क्लासेस का मुझे अचीवमेंट जानना है। हम चाहते हैं कि जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं सर, चौधरी क्लासेस किस तरह रियलिटी देता है स्टूडेंट्स। सर मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। एक तो होते हैं रियल अचीवमेंट, और एक होते हैं जिसको अपन दार्शनिक भाषा में कुछ कहते हैं। अब जैसे दार्शनिक भाषा तो बच्चों का प्यार, बच्चों का आज तक जो मैंने उनकी लाइफ में जो किया है, उनका मेरे प्रति सम्मान, तो ये दार्शनिक भाषा होती है, ठीक है। मैं हमेशा प्रैक्टिकलिटी में भी लोग बिलीव करता हूँ, ठीक है। 2015 में हमारी स्टूडेंट थी पारुल मित्तल, उसने ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक पर थी और ऑल इंडिया 7th रैंक पर थी। तो ये अपना एक तरीके से वैसे देखें, और गर्ल्स में वो ऑल इंडिया फर्स्ट थी, तो ये अपना अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और जहाँ तक मैं मेरी पर्सनल लाइफ में लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे खुद का ब्रदर जिसने मेरे पास में यहीं से तैयारी रही थी, यही सिस्टम का पार्ट रहा था, और 2013 में और 14 में CGL में इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था, 2013 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 2014 में एग्जामिनर की पोस्ट पर, और वो आज अभी चूरू है इनकम टैक्स ऑफिसर। तो वो मेरे व्यक्तिगत मान रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, 2014 में अपने यहाँ राजस्थान में जो टॉप 5 स्टूडेंट्स थे OBC से, उसमें से 4 स्टूडेंट अपनी चौधरी क्लासेस से थे। मैं चाहूंगा सर नाम बताइए। एक तो जितेंद्र यादव थे, एक महेश थे, एक उनके साथ में थे, महेश के साथ में अमित थे, अमित यादव या क्या सरनेम लगा थे, और एक स्टूडेंट और थे जिसका मेरे को भी थोड़ा सा नाम, उनका नाम था जो अपने राजस्थान से थे और OBC से, मतलब 5 में से 4 स्टूडेंट अपने थे, एक थे शायद, चलो नाम कोई बात नहीं है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अब मोहित चौधरी थे या इस तरीके से नाम, ये 5 में से 4 स्टूडेंट थे। सर अब एक बड़ा बेहद क्रिटिकल सवाल है, हम खास सवाल नहीं बोलेंगे, क्रिटिकल सवाल है। जैसे हमने कहा कि गुरुओं का तो कद, गुरुओं का महत्व और गुरुओं का सम्मान कायम है, लेकिन सर भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह कटघरे में है। शिक्षा की जो प्रणाली बनाने वाले ऊपर के हुक्मरान हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं। यहाँ किसी पार्टी विशेष या सरकार से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। सर एक एग्जाम हो तो समझ में आए, हर एग्जाम लीक हो रहा है, और नीट पेपर लीक ने तो बम फोड़ दिया है। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और बड़े कठोर शब्दों में उठ रहे हैं। क्या आपको दर्द होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का भविष्य आपको लगता है बिल्कुल 22 लाख बच्चे, जिसमें 7 से 8 एक दर्जन बच्चों की जान जा चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है सर। मैं कुछ इस मामले में कुछ बातें बताऊंगा। बिल्कुल क्लियर। एक तो बताऊंगा कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और एक मैं बात बताऊंगा कि पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दोनों बातें करूंगा। जहां तक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, डेफिनेटली सरकार की जिम्मेदारी है कि सही तरीके से एग्जाम्स करवाएं, कोई पेपर लीक नहीं हो, और जो सबसे योग्य स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से पैसे देके या किसी भी तरीके से धोखाधड़ी से, जो कल को आगे चल के उस सिस्टम जिसमें वो जा रहा है उसी सिस्टम को बर्बाद करे, ठीक है। यहाँ पर केवल एक योग्य आदमी की नौकरी नहीं लगना और अयोग्य की नौकरी लगने तक का मामला नहीं होता है। अगर एक गलत आदमी सिस्टम में घुस जाता है जो उस सिस्टम को डिजर्व नहीं कर रहा था,
तो उस सिस्टम को भी बर्बाद करता है। ठीक है, और जो उसके लिए योग्य था, उसके परिवार ने इतनी मेहनत करी, उस बच्चे ने खुद ने मेहनत करी, और कल उसके साथ में अगर वो चीज़ें उसको नहीं मिलती तो ये बहुत बड़ा अन्याय होता है। ठीक, अब ये सरकार की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट करवाए। ठीक है, और उसकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले और इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, डिनाई नहीं किया जा सकता। इस मामले में मैं एक सरकार से नहीं, सारे सरकारों से मेरी इस मामले में शिकायत है। कोई भी सरकार, उस सरकार में जो भी मामले हुए हैं उनमें एक प्रेशर के बाद में, एक लेवल के बाद में बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो, लेकिन शुरू में कोई सरकार एक्सेप्ट नहीं करती, मनाही करती है। ये हमने राजस्थान में भी देखा था, जब हमने गहलोत जी की सरकार थी, और आज हम सेंटर में भी देख रहे हैं जब मोदी जी की सरकार है। ठीक है, उस टाइम अपने डोटासरा जी थे, अब वहाँ वो धर्मेंद्र प्रधान थे। ठीक है, अब आप दोनों चीजों को रिलेट करके देख लीजिए, आपको कितने समानताएं लगती हैं दोनों। ठीक है, यहाँ इस टाइम वो यहाँ कह रहे थे कि पेपर आउट नहीं हुआ है, हमने रीट को बड़े शानदार तरीके से करवाया है, यहाँ रीट थी और वहाँ नीट है। ठीक है, अब आप किसी एक के ऊपर जब बात करते हो ना, तब सामने वाले को लगता है कि आप बाइस्ड हो। ठीक है, नीट के पेपर आउट हुए हैं, जिस हिसाब से धांधलियां हुई हैं, जिस हिसाब से सारा सिस्टम हुआ है, तो हम एक बार के लिए सोच लेते हैं कि सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार को ये करना, सरकार वो करना। ठीक, लेकिन बात वही आती है कि अगर हम कल को ये सोचें कि इस सरकार को हटा के दूसरी सरकार ले आए, तो जो अपोजिशन में है उनको भी तो हमने काम करते हुए देखा है। राजस्थान में जब रीट की एग्जाम हुई थी, ट्रक पलटा था रात। ठीक है, पेपर आए थे, पूरी रात वो ट्रक रोड के ऊपर पड़ा रहा। ठीक है, उसका जो ड्राइवर था, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं है, सरनेम गोदारा था, वो मारा गया। कारण ये बताया गया कि गाय के आने से ट्रक पलट गया था, और उसकी जो वाइफ थी, विधवा थी, मनीष गोदारा थी वाइफ का नाम था, और वो कई दिनों तक उसने यहाँ आंदोलन किया, धरना दिया, सबको याद है, आज तक याद है वो पूरा। फिर वो वहाँ पर किरोड़ी लाल जी उसके लिए आंदोलन करने गए थे, वो सारी चीजें हुई। ठीक है, पूरी रात रीट के पेपर रोड के ऊपर पड़े रहे, और साथ में उसके कोई सिक्योरिटी नहीं थी, 2 पब्लिक गार्ड थे। तो ये चीजें तो सर हमने देखी। अगर आज हम एक सरकार के खिलाफ करके उसको हटा रहे हैं, तो कल को दूसरी सरकार को भी तो हमने देखा है ना, ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। और राजस्थान के लोग तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इस चीज के ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो भी पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें जो पेपर लीक में जो लोग इन्वॉल्व हैं, हमें ये नहीं कहता कि सरकार खुद इन्वॉल्व होगी, और हो भी सकती है, वो चीजें अपन डिनाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो लोग इस चीज को पार्लियामेंट में उठे, उसके लिए उस हिसाब से कानून बने, वो सारी चीजें उस हिसाब से हों, तब तो अपन इस चीज के ऊपर सोच सकते हैं कि कुछ होगा। लेकिन अगर अपन किसी पर्टिकुलर एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं, उस एक आदमी का इस्तीफा दिलवा दो, तो एक का इस्तीफा दिलवा दोगे तो दूसरा कर लेगा, दूसरे का इस्तीफा दिलवा दो तो तीसरा कर लेगा। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि पॉलिटिक्स में जो वहाँ उस लेवल तक पहुंचे हैं, ठीक है, तो वो लगभग एक ही जैसे से, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और पार्टियों का फर्क तो खत्म ही हो गया है। आज आदमी इस पार्टी में है, कल को वो साथ पार्टी में चला जाएगा। वो डीएमके कल को यूपीए को सपोर्ट कर रही थी, जिसको आईएनडीए गठबंधन को, इधर वो अब एनडीए को सपोर्ट करने लग जाती है। वो टीएमसी कल उधर थी, आज वो टीएमसी वाले इधर आ गए हैं। तो ये तो अपन छोड़ दें कि ये सरकार है और ये विपक्ष है, ये लुढ़कते रहते हैं इधर से उधर, तो वो तो कुछ है नहीं सर। अब इसमें एक चीज मैं बताऊंगा, दूसरा होता है कि जनता क्या सोचे और जनता क्या कर सकती है, जनता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सर एजुकेशन सिस्टम आज से नहीं है, एजुकेशन सिस्टम तो मैं तो जब से देखता आ रहा हूँ ऐसे ही है। अपने यहाँ राजस्थान में, जयपुर में इस मामले में किसी ने कोई बात नहीं करी होगी, और मैं आज एक बात कह रहा हूँ आपको, हो सकता है ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगे, ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है। अपनी स्थापना से लेके आज तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का यहाँ के लोगों या यहाँ के जो स्टूडेंट्स और राजस्थान की जनता को अगर अपन माने, डिग्री बांटने के अलावा और कुछ नेता पैदा करने के अलावा क्या योगदान है? कोई भी नहीं है। आप बता दीजिए। डिग्री बांटने के मैं जानता हूँ कोई भी नहीं है। यहाँ कोई रिसर्च हुआ है तक? नहीं हुआ, कोई बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं है। अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं होती और ये डिग्री ऐसे ही दे दी जाती तो क्या फर्क पड़ रहा था? क्या फर्क पड़ रहा था? चलो राजस्थान यूनिवर्सिटी छोड़ दो, राजस्थान में एक भी यूनिवर्सिटी बता दो, राजस्थान में एक सिंगल यूनिवर्सिटी बता दो जहाँ कोई ऐसा रिसर्च हुआ है कि वो अगर नहीं होता तो आज अपने को ये नुकसान हो रहा है,
ठीक है, राजस्थान में छोड़ दो, पूरे इंडिया में 5-7 संस्थान ऐसे हैं जिनमें अपन कुछ मान सकते हैं। 5-7 संस्थान हैं, जैसे एक वो साइंस सेंटर बेंगलोर है, या IIT है, या कुछ ऐसे एम्स वगैरह हैं, उनको छोड़ दो आप, ठीक है। एक बार के लिए हम JNU को भी ले लेते हैं, जिसको बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी पर मानते हैं, बिल्कुल। ठीक है। JNU में ये क्रांतिकारी नेता जी। या ये होने, रिसर्च के मामले में JNU ने क्या किया, क्या रिसर्च हुआ वहां, कैसी, चलो अपन ये मान लेते हैं कि वहाँ साइंस से रिलेटेड, साइंस की भी तो क्लासें होती होंगी, जी। ठीक है, कितना फंड आता होगा, क्या रिसर्च हुआ है, ठीक है, कोई भी ठीक है। अपन कोचिंग पर इन चीजों पे आवाज उठा देते हैं, इनमें क्या हुआ है, ठीक है। इतने कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चर्स हैं, आप प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं, अपन सैद्धांतिक बातों पे नहीं आ रहे हैं। इनकी सैलरी है वो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, हाँ, बिल्कुल। है ना। मिनिमम है इतना तो। पूरी साल में कितनी क्लास लेते हैं, पूरी साल में कितनी क्लास लेते हैं, यूजीसी को कितना ग्रांट आता होगा, कितना फंड आता होगा, रिसर्च का कितना पैसा आता होगा यूनिवर्सिटीज में, क्या होता है उसका, कहाँ खर्च होता है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता, ठीक। अपने राजस्थान में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने राजस्थान में बीएड के लिए, आप ध्यान से सुनना, बीएड के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए और ITI के लिए, ठीक है, कॉलेज में जाने की बजाय नहीं जाने के पैसे दिए जाते हैं, कि अगर आप कॉलेज में नहीं जाओगे तो आपको 20,000 रुपये 30,000 रुपये का डोनेशन देना पड़ेगा, फिर आपको कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है। अपन बीएड के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए और ITI के लिए सबसे अच्छी कॉलेज कौन सी को मानते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, जिसमें जाना नहीं पड़े, बस एडमिशन दिखा दिए वहाँ पर, ठीक है, और पास होने की वो जिम्मेदारी और ले लेते हैं कि पास हम करा देंगे, ठीक है। अब आप बताइए एजुकेशन सिस्टम से अपन क्या हाँ, उम्मीद बिल्कुल, है, कैसे सेट होगा। जी सर, एक बड़ा खास मैं उपाय आपसे सवाल कर रहा हूँ कि एज ए टीचर सिंगल लाइन में आप गवर्नमेंट को क्या एडवाइस कर सकते हो, जिससे कि आप ये दावे से कह सको कि ऐसा करो और ये पेपर लीक का जो मैटर है क्लोज हो जाएगा, आगे कोई पेपर लीक नहीं हो सकते अगर ये प्रणाली हो। सर क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रैक्टिकली हमें भी पता नहीं होता इंटरनल लेवल पर होता क्या है, जी। ठीक है। अब इसमें 2-4 चीजें होती हैं, एक तो पेपर लीक करने वाले कुछ और थे और सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई, जी। तब तो एक अलग एडवाइस हो सकती है, और दूसरी ये हो सकता है कि सरकार खुद ही इसमें हो, सर, सरकार की तरफ से कमी तो दोनों उजागर है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक ही नहीं, नहीं, है, वो तो कमी है। नहीं, कमी तो है, क्या पता सरकार का ही पूरा खेल हो, हाँ, वो तो है, दिख रहा है। ये भी तो हो सकता है कि सरकार ही सब कुछ करवा रही हो, हाँ, बिल्कुल, बस वो हाँ। खुद नहीं कर रही है, मोहरे सेट करे हुए। वर्ष, तो अगर खुद ही करवा रहे हैं फिर तो क्या सलाह दी जा हाँ, सकती बिल्कुल नहीं दी जा सकती। है, ये अपन माने इस बात को, ठीक है। तो एक्चुअल चीजें सर, जो एक बात मान के चले, जो हमारे सामने है ना, ठीक है, 90% केसेज में जहां पॉलिटिक्स की बात आती है, जहां स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, ठीक है, और जहां पर कोई भी लीगल चीजें आती हैं, 90% चीजें जो हमारे सामने आती है एक्चुअली वो होती ही नहीं, जी। ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल सिचुएशन क्या है, लेकिन अगर एक अपन ये मान लें कि सरकार ईमानदार है, सरकार ने अपनी तरफ से कोई अपने खुद की फॉल्ट नहीं है, एक बार की ये मान लें कि धर्मेंद्र प्रधान जी भी निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, सरकार भी निर्दोष है, तो भी सिस्टम की जो खामी है उसको तो सुधारना पड़ेगा। अपने देश में कानून, ये माना जाता है इंडिया के बारे में, इंडिया इज द कंट्री ऑफ द बेस्ट रूल्स एंड द वर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी भारत वह देश है जहाँ के कानून इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन है वो पूरी दुनिया में सबसे खराब है। सबसे खराब है। तो अपने यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है ना, वो खराब है, केवल ये पेपर लीक वाले मामले में नहीं। आप मुझे सर एक सिंगल बात बता दीजिए जहाँ पर एग्जीक्यूशन ढंग से हो रहा है किसी भी कानून, किसी में भी नहीं होगा। चल कल को वहां उनकी गिरफ्तारी हो गई, उनको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके उनको क्या करेंगे, कोर्ट में खड़ा करेंगे, हाँ, कोर्ट क्या करेगा, उनको जमानत दे देगा, 2-3 महीने बाद हो जाएगी बेल। जमानत। अब आज तक जो हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं ना, ऐसा ही होगा। उसके बाद में उनको जमानत दे दी जाएगी, जमानत वो बाहर आ जाएंगे, अब वो केस फिर 20 साल तक चलता रहेगा, इस पीरियड में वो अपने सारे काम करते रहेंगे, नॉन बेलेबल तो है ही नहीं ना, बेल मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में वो अपना काम वापस चालू। राजस्थान में एक हुआ था
और उसका जो मुख्य सरगना था अमृतलाल जी हाँ। था वो, उस अमृतलाल का क्या हुआ भाई? अब एक बार के लिए मान लेते हैं कि सरकार करे, सरकार, हाँ ये हो सकता है कि लीक होने से पहले क्या किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मशीनों से होती हैं या वो सिस्टम काम करता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जहाँ इंसान का रोल होता है, जी जहाँ इंसान का रोल होता है। अब जिन लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है वो लोग ही खुद, जब बाढ़ खेत को खाने लग जाती है तब कुछ नहीं किया जा सकता। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं पेपर को देख रहा हूँ, मैं उस पेपर को बनाऊंगा और मैं ही उस चीज को आउट कर रहा हूँ। तो या तो जहां तक जो सर मैं बताऊं मेरी बात बताऊं, हाँ। इतनी बड़ी लेवल की एग्जाम्स होती है, जो भी पेपर बनाने वाले हो, ठीक है, वो उनसे इतना सिस्टम तेज होना चाहिए कि 10 दिन पहले ही पेपर बने या 5 दिन पहले ही पेपर बने, उससे पहले पेपर न बने, 10 दिन पहले पेपर बनो। जो भी पेपर बनाने वाली टीम है, ठीक है, उसको उस पीरियड में जब तक एग्जाम नहीं लगती है उसको तब तक नजरबंद रखो पूरी तरीके से। उसके पास में कोई सोशल मीडिया, कोई फोन, कुछ भी नहीं होना। फैक्ट बात बोलिए सर आप। ये जो पेपर आउट हुए हैं ना, ये सेंटर से नहीं आया, ये जहाँ पेपर बने हैं वहीं से होता है। वहीं से। अब पेपर मैं बना रहा हूँ और शाम को मैं मेरे घर जा रहा हूँ, अब उस पेपर को तो पूरे ब्लूप्रिंट को अपने दिमाग में अपने घर ले गया, ठीक है। और हर इंसान की, मैं बेईमान नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ कमजोरी होती है कि वो कहीं ना कहीं उन चीजों को आ जाता है आ ही जाता है बाहर, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से उसने किया वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जब तक वो चीजें पूरी तरीके से नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक आपको उसको वही रखना है, न वो कहीं जा सकता जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाती। और जैसे मुझे नहीं पता कितने दिन पहले पेपर बनता होगा, अगर ये महीने 20 दिन पहले बन जाता तो बहुत गलत बात है, ठीक है। 5 दिन पहले पेपर बने और उस पेपर बनाने वाली कमेटी में, उस प्रेस में, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है ये देखने में आता है कि पेपर को भी आउटसोर्स किया जाता है, ठीक है, जिसमें प्रेस वाला किसी को जिम्मेदारी दी जाती है नहीं। जहाँ वो पेपर बन रहा है, जहाँ वो पेपर छप रहा है, उसमें जितने भी लोग हैं जिसके हाथ वो पेपर किसी न किसी, वो लोग तब तक के नजरबंद रहने चाहिए, न उनके पास में कोई गैजेट्स होने चाहिए, न कोई टूल्स होने चाहिए, और उनके ऊपर नजरबंद रहे। और ये काम अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें से, वो पुलिस भी हो सकती है, सीआरपीएफ भी हो सकती है, सीएसएफ भी हो सकती है, आर्मी आर्मी को, इनको तो अपन नहीं करते हैं, लेकिन ये जो पुलिस होती है या जो अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसके अंदर होना चाहिए। एक तो ये होता है, ठीक। और दूसरा ये है कि अगर मान लो पेपर आउट हो गया है तो उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसमें अपने को फिर कानूनी रूप से कैसे किया जा सकता है, उस चीजों में हो सकता है। बहुत सारी चीजें सब डिस्कशन। सर सिंगल लाइन में बताइए, बेस्ट टीचर में क्या एबिलिटी होनी चाहिए सिंगल लाइन? मैं मेरे खुद के हिसाब से हाँ, बताता हूँ अपने जो हिसाब जो जो से। मुझे लगता है। एक टीचर में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा ये रहे कि मैं सर की तरह पूरे दिन मेहनत करूँ, ठीक है। एक बेस्ट टीचर को मेहनती होना चाहिए। एक बेस्ट स्टूडेंट्स में क्या एबिलिटी होनी चाहिए सिंगल लाइन में? एक बेस्ट स्टूडेंट की सबसे बड़ी एबिलिटी ये होनी चाहिए कि उसमें सीखने की ललक अनलिमिटेड होनी चाहिए। अगर उसमें सीखने की ललक बहुत शानदार है ना, तो वो सारे एफर्ट्स लगा देगा, उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत खतरनाक होनी चाहिए। ऐसे कौन से वर्ड से आप एक स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे, एक वर्ड से, एक लाइन से, जिससे कि एक सोया हुआ स्टूडेंट्स भी शेर की तरह जाग जाए और मंजिल को हासिल करे? मैं एक बात कहता हूँ, जैसे मेरे पास में ज़्यादातर गांव के बच्चे आते हैं, ठीक है? और वो कई बार, जैसे मेरी एक क्लास जो 11 से 1 बजे क्लास होती है, 2-2 घंटे की होती है मेरी क्लास, 11 से 1 वाली क्लास में बच्चे थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। तो बच्चों को मैं एक बात ही कहता हूँ कि गांव में जैसे औरतें हैं वो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाती हैं, दूध निकालती हैं, बच्चों को चारा डालती हैं, तो शेड्यूल यही रहता है। मैं एक ही बात कहता हूँ, जिसकी माँ सुबह 5 बजे 4 बजे उठती है ना, उसके बेटे को नींद नहीं आती, ठीक है। अगर तेरी माँ जाग रही है ना सुबह 5 बजे और 4 बजे, फिर बेटे को नींद नहीं आती, बिल्कुल सर। ठीक है। आदमी किसी के प्रति कैसा भी हो सकता है, लेकिन हर इंसान अपनी माँ के प्रति इमोशनल होता है, और ये हर बच्चे को पता होता है कि उसकी माँ सुबह 4 बजे उठती है, उसकी माँ 5 बजे उठती है, ठीक। और एक बात और जरूर कहता हूँ,
दिमाग में हर टाइम ये ध्यान रखो कि घर छोड़कर यहाँ क्यों आए। बस अगर ये बात कोई आदमी नहीं भूले ना तो वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा अपनी लाइफ में और हमेशा अच्छा करेगा। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं। सो आपने सुना चौधरी क्लासेस के फाउंडर गणेश चौधरी साहब को, उन्होंने सभी सवालों के काफी बेबाक तरीके से जवाब दिए। सवाल किसी भी एग्जाम की तैयारी का हो, सवाल 7 AM से लेकर 7 PM तक पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो, या सवाल क्लास में कठोर परिश्रम करने का हो, अपनी मंजिल को हासिल करने का हो, या सवाल नीट से जुड़ा हो, गणेश चौधरी साहब ने सभी सवालों के खुलकर जवाब दिए और एक खास मैसेज दिया उन माता पिता को जिनके बच्चे उनके क्लासेस में आकर पढ़ने आते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो उन्होंने श्योर किया उन पेरेंट्स को कि वो निश्चित रहे उनके बच्चे एक सही हाथों में हैं और अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक लॉर्ड सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।